को आगे बढ़ाते हैं और इस समय मार्केट ऑलमोस्ट डे लो पर। तो श्रेया वीरू, गुड आफ्टरनून। और हम 3:30 बजे तक रहेंगे आज आप दर्शकों के साथ और बात करेंगे आज की मार्केट की। अचानक ये गिरावट क्यों आई, इसमें क्या करना है आपको और यहाँ से स्ट्रैटेजी क्या हो। जिस निफ्टी 180 पॉइंट नीचे, अब 24,767 पर। सुबह ऐसा नहीं था, वैसे सुबह 25,000 के ऊपर हमने शुरुआत की, लेकिन उसके बाद वन वे डिक्लाइन, एक सुधार आया ज़रूर, लेकिन उसके बाद उसमें जब सेलिंग हुई, डे लो ब्रेक हुआ, उसके बाद बड़ी गिरावट। बैंक निफ्टी का भी अगर आप चार्ट देखें, एक बार बैंक निफ्टी का भी चार्ट लेकर आइए, बैंक निफ्टी में भी एकदम से बड़ी गिरावट आई। और मिड कैप और स्मॉल कैप देखिए आप, मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर भी काफ़ी गिरावट आपको दिखाई देगी। कुछ आज सेक्टर्स देखते हैं, उसके बाद मैं इन कारणों पे आऊँगा, अभी के लिए छोड़ देते हैं इनको। पहले एक आध सेक्टर्स देखते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हुई। आप देखिए सबसे पहले एक बार निफ्टी डिफेंस, वहाँ पर किस तरीके की करेक्शन आपको देखने को मिली आज। ये इंडेक्स करीब करीब अब आपको 1% नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। उसके अलावा ऑटो इंडेक्स देखिए, ऑटो इंडेक्स में आज अच्छी खासी गिरावट आई। कंजम्पशन, कोई भी इंडेक्स आप उठा के देखें, करेक्शन आपको दिखाई देगी। एक आध सेक्टर्स हैं जो थोड़ा सा इस वीकनेस में अपने आप को बचा के चल रहे हैं, जैसे कि मेटल्स, लेकिन वो भी अब काफ़ी हद तक फीका पड़ चुका है। इकलौता सेक्टर इंडेक्स है जो अभी भी तक ग्रीन में था, लेकिन यहाँ पर भी इस समय गिरावट आती है। तो गिरावट तो इस समय तगड़ी है, देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा फिर रहेगा कैसे। विरुषा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आखिरी का 1.5 घंटा कैसे रहेगा, बाजार इससे और गिरता है या फिर कुछ रिकवरी के साइन देखने को मिलते हैं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आज जिस तरीके से मुनाफा वसूली ब्रॉडर मार्केट में देखने को मिली है, आप देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप जो लगातार आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा था, आज वहाँ पे भी दबाव देखने को मिला। हालांकि निफ्टी बैंक ने कल साइंस दिखाए थे, कल भी क्लोज होते होते वो गिरकर ही क्लोज हुआ था, तो आज दबाव है। लेकिन सबसे पहला सवाल अनुज जी ये कि आज ये जो गिरावट हम देख रहे हैं ये क्यों? क्योंकि यूएस मार्केट को लेकर स्थिति डमाडोल थी, वहाँ पे तो बेहतर प्रदर्शन देखने को मिले, अनुमान से बेहतर। फिर आज मार्केट में गिरावट क्यों आई है, अब क्या स्ट्रैटेजी होगी, टेक्सचर्स क्या लग रहे हैं, लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट? बिल्कुल, देखिए मार्केट में आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि अचानक ये गिरावट आई क्यों। और आई थिंक खास तौर से अगर आप देखें मार्केट में ये गिरावट जो है ये बड़ी गिरावट है। और मिड कैप और बैंक निफ्टी यहाँ पर गिरावट जो है इस समय ये थोड़ी सी आप ज़्यादा देख रहे हैं। आई थिंक एक रीज़न जो मार्केट को थोड़ा सा गिरा रहा है वो है कोविड केसेस। आई थिंक अब तक कोई इसकी बात नहीं कर रहा है, लेकिन श्रेया एकदम से जो है ना वो खबर ये आ रही है कि जो थोड़ा सा मार्केट में एक शायद, वैसे डरने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। और ये तो इसके साथ तो जैसे कहते हैं ना कि अभी भी शायद एंडेमिक फेज़ में है, लेकिन क्योंकि हमने काफ़ी समय से इसकी बात ही नहीं की है इस फैक्टर की, तो ये एक कारण माना जा रहा है। क्योंकि एकदम से सर्ज आया है, भारत में सर्ज आया, एकदम से सिंगापुर में, हांगकांग में काफ़ी जगह पर सर्ज आया है, तो ये एक कारण माना जा रहा है। क्योंकि देखिए बाजार इस तरीके से तभी गिरता है जब कोई एक नया कारण हो। अदरवाइज मार्केट के पास और कोई ऐसा कोई कारण नहीं था जिसकी वजह से मार्केट गिर जाए। मतलब इसके अलावा मुझे और मार्केट में गिरने की और कोई वजह नहीं दिखती है। बाकी क्या एफआई की सेलिंग हुई, फ्रेश शॉर्ट प्रेस हुए, वो सब सिम्टम हो सकते हैं। डिसीज़ ये है, ये मेरा मानना है, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन क्योंकि अदरवाइज बाकी जो भी मार्केट में था वो प्राइस में था, तो उस वजह से ये आई थिंक एक फैक्टर हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से मिड कैप गिरे, क्लियरली एकदम से मार्केट को एक अननोन फैक्टर आया है और वो अननोन फैक्टर की वजह से मार्केट में इस तरीके की गिरावट आई है। जो भी है, आखिरी का 1.5 घंटा काफ़ी क्रूशियल है मार्केट के लिए। और अगर आप निफ्टी 24,800 के नीचे बंद हुआ तो वो मार्केट के लिए बड़ा नेगेटिव होगा। और बैंक निफ्टी के लिए वो लक्ष्मण रेखा करीब करीब 55,000 की है। देखिए अब जहाँ तक निफ्टी पर अप्रोच की बात है, सबसे अहम सपोर्ट के अब हम नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अब आप मान लीजिए इस चीज़ को, आज सुबह जो भी हमने लेवल्स मेंशन किए थे उन सब के नीचे अब हम ट्रेड कर रहे हैं, 24,800 के भी नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ा नेगेटिव है। और एक चीज़ जो फिर भी थोड़ी सी अच्छी रही लकीली, कि कल हमने थोड़े से मार्केट में एक हेजेस क्रिएट कर दिए थे वाया पुट्स, वो, और सुबह भी ये बात हुई थी कि उनको थोड़े टाइम के लिए कैरी करिए, क्योंकि अगर मार्केट बड़ा गिरा तो एटलीस्ट वो पुट्स आपको बचाएंगे, तो एटलीस्ट वो एक थोड़ा सा एक कंफर्टिंग फैक्टर रहेगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव होगा मार्केट के लिए। और अगर 24,900 के ऊपर बंद हुए आप, मुझे पता नहीं आखिरी के 1 घंटे में वो रिकवरी आएगी या नहीं आएगी, लेकिन अगर 24,900 के ऊपर बंद हुए तब जाके मुझे लगा थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आएगा। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी 54,800 से 55,000, ये एक मेक और ब्रेक
लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। अब हम डे लो पर हैं बैंक निफ्टी पर, और 54,800 के नीचे अगर आप बंद हुए तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट पोजीशंस को थोड़ा सा एक जोर मिलेगा यहाँ पर, और अगर रैली होनी है तो 55,200 के ऊपर बंद होना ज़रूरी है। तो देखते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि क्योंकि ज़्यादातर लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं सिर्फ इसका एक जो कारण जो फ्रेश आया है वो ये कोविड केसेस हैं। आई नो इस समय थोड़ा सा इसके बारे में बात करना लोगों को अजीब लगेगा, बट फैक्ट ये है कि ऑल ऑफ अ सडन यहीं से एक, मतलब मुझे उसके अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है कि इसकी वजह से मार्केट गिरा हो, और मतलब इसके अलावा बाकी सब समीकरण जो हैं वो हमारे फेवर में थे। चलिए वीरू के पास चलते हैं स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच के लिए। कहाँ पर सौदे वीरू आज आपको अच्छे दिखाई दिए, कहाँ पर खराब दिखाई दिए? गुड आफ्टरनून अनुज, आप यकीन मानिए, गुड आफ्टरनून अनुज। कल जब मैं बैठ के ऐसी स्क्रीन टटोल रहा था ना, मुझे लग रहा था ये कोविड नंबर्स कहीं ना कहीं सुर्खियों में, कहीं ना कहीं बातचीत में हमारे आएंगे। लीजिए, आपने जिक्र कर ही दिया उसका। बट अब मैं अनुज थोड़ा सा शुरुआत करूंगा कोल इंडिया से। देखिएगा, जहाँ तक स्ट्रेंथ की बात है ना, सिर्फ कोल इंडिया और अभी करीब 2.5% ऊपर अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, और आई थिंक इसके पीछे एक कारण है वो जो 2 सब्सिडरीज की जो IPO की तैयारियां हो रही हैं। सिंपली एक वो रीज़न है जिसने कोल इंडिया को फर्स्ट एक सैज ड्राइव किया। अभी भी अगर आप देखें सब्सटेंशियल लॉसेस नहीं है, बट ठीक ठाक तरीके से ट्रेड कर रहा है। अनुज, बैंकों में बड़ी 2-3 क्रिटिकल चीज़ें हैं जिसको मैं शायद अगले 1 घंटे में मॉनिटर करूँ। जैसे कि आप कह रहे थे कि 55,200 के ऊपर ट्रेड करना ज़रूरी है, 54,750 के आसपास टेंडेमा प्लेस्ड है। लुक एट HDFC बैंक। आप और मैं सुबह डिस्कशन कर भी रहे थे अनुज, ये थोड़ा FIs लिक्विडेशन का इम्पैक्ट है यहाँ पे। HDFC बैंक है डे लो। अब अगले 1 घंटे में क्या क्रिटिकल है एग्जैक्टली ये 19-15 का प्राइस जो है इसका 20 डेमा है। तो हम डे लो पर बैंक निफ्टी के लिए एक मेक और ब्रेक लेवल और है, वो है HDFC बैंक में, एंड सेम इज द केस विद ICICI बैंक। ICICI बैंक आपकी स्क्रीन पे आएगा। HDFC बैंक 20 डेमा पे है और ICICI बैंक इस वक्त अनुज एग्जैक्टली डे लो पर 10 डेमा पे ट्रेड करता है। तो 2 क्रिटिकल स्टॉक फ्यूचर्स अगर वायलेट होते हैं तो इनमें इटसेल्फ पेन और वो बैंक निफ्टी के लिए भी पेन को स्पॉन्सर करेगा। तो ये 2 फैक्टर्स को थोड़ा सा नज़र पर रखिएगा। बाकी अनुज, आज भी इस कोलैप्स होते हुए मार्केट में भी जितने भी डिपॉजिटरीज हैं और एक्सचेंजेस हैं, अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। पर अनुज, मैं एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे आ रहा था जिसका मैंने जिक्र किया अभी बैंक निफ्टी का। ये FIs का बाजार से थोड़ा नदारद होना, इंडेक्स को ज़्यादा कैपिटलाइज ना करना लॉन्ग्स पे, ये इंडिकेट क्या कर रहा है? ये पॉज क्यों आया सडनली पिछले 3-4 दिन से? कुछ इसका कयास है आपको, मतलब अंदाज़ा है? देखिए, मैं अगेन वही कहूँगा कि यहाँ पर ऑल ऑफ अ सडन जिस तरीके की वीकनेस आई है, इसको आप उस फैक्टर से जोड़ के देखें, वो जो कोविड वाला फैक्टर है उसकी वजह से। मुझे फ्रैंकली उसके अलावा और कोई रीज़न दिखाई नहीं देता, क्योंकि आई थिंक एकदम से सर्ज आया है केसेस में, तो ये एक फैक्टर हो सकता है वीरू। और जब भी ये होता है उसकी वजह से ऑब्वियसली एक मार्केट का मूड माहौल ख़राब होता है, और मार्केट का मूड माहौल ख़राब होता है तो नॉर्मली जो सबसे बड़ा सेक्टर है उस पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। एक और कारण ये हो सकता है कि आज FI का डेटा देखते हैं वो किस तरीके का रहा। हालांकि अगर डॉलर रुपी को आप देखें उसके हिसाब से अगर एक बार डॉलर रुपये दिखाइए, तो बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं है डॉलर रुपये में। तो देख लेते हैं, एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि शायद FI की बड़ी सेलिंग हुई होगी, क्योंकि जिस तरीके से बड़े बैंकिंग स्टॉक्स गिरे हैं। आज सुबह से HDFC बैंक तंग कर रहा था, ये तो हमने चार्ट पे देखा ही था, स्क्रीन पे देखा ही था कि सुबह से वहाँ पर थोड़ी सी तकलीफ थी। लेकिन दिक्कत क्या है ना, बैंक निफ्टी जिस तरीके का इंडेक्स है, बैंक निफ्टी ना एक इतना लॉपसाइडेड इंडेक्स है। बैंक निफ्टी में अब एक बार आप बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन देखिए, फॉर एग्जाम्पल 1% गिरा कुल मिलाकर HDFC बैंक, लेकिन वो 1% काफ़ी है बैंक निफ्टी पर, क्योंकि इसका 30% के करीब वेट है। 250 पॉइंट गिरा दिया इसने बैंक निफ्टी को सिर्फ 1% के मूव से। यही ऑन द अदर साइड भी वर्क करता है। तो इसके लिए थोड़ा सा लॉपसाइडेड इंडेक्स में इस तरीके की चीज़ें होंगी, लेकिन खैर देखते हैं। हो सकता है आज मार्केट थोड़ा पैनिक के मोड में हो, इसके लिए इस तरीके के मूव्स आ रहे हो। मीनवाइल पैनिक थोड़ा सा बढ़ रहा है मार्केट में, और काफ़ी अब हम नीचे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। निफ्टी पर 24,731 पर आ गए अब तो। चलिए श्रेया, बताइए आज के ट्रेंडिंग काउंटर्स और आज कार्यक्रम का क्रम।
बिल्कुल ट्रेंडिंग काउंटर्स कार्यक्रम का क्रम समझेंगे, लेकिन उससे पहले सवाल मेरा ये, हालांकि पैनिक बढ़ा बाजार में तो सारे सेक्टर से आप देखें रेड कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कल देख रहे थे हम आईटी पे दबाव, आज कहीं ना कहीं आईटी संभालने की कोशिश कर रहा था, अभी फिर से गिर गया। मेटल्स में भी आज थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ देखने को मिल रही थी लेकिन गिरावट। लेकिन ऐसे मूड माहौल में सेक्टोरल अप्रोच क्या होगी जिस तरीके से रोटेशन देखने को मिल रहा है हमें? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊं, नंबर्स पे फोकस करिए आप। मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं, एक है डीएलएफ और एक है बीईएल। इनमें आप देखिए मार्केट भले ही हम हाई से नीचे आ गए हों लेकिन फिर भी ग्रीन में है और बीईएल में तो लोअर लेवल से रिकवरी भी आ गई। आप फोकस वहाँ करिए जहाँ नंबर्स बहुत स्ट्रांग है, वहाँ पर इवन अगर प्रॉफिट बुकिंग भी होगी आप सेफ रहेंगे कम से कम। बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी होगी तो भी लोअर लेवल पे लोग बाइंग करने आ जाएंगे। तो सेक्टोरल अप्रोच के बजाय मुझे लग रहा है कि अब थोड़ी सी आपको अप्रोच जो है ना अपनी स्टॉक स्पेसिफिक रखनी होगी। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा मोमेंटम मिल रहा है, जहाँ पर थोड़ा सा अर्निंग्स का कंफर्ट है उस पर फोकस करें। आज ये एक स्पेस है जहाँ जैसे फॉर एग्जांपल आप थोड़ी सी बाइंग देख रहे हैं। एक मुझे लग रहा है कि आप वापस ना कुछ टाइम के लिए लार्ज कैप आईटी थोड़ा सा फ्लेवर में रहेगा। जिस तरीके से यूएस मार्केट में वापस रिकवरी आनी शुरू हुई है, आप चाहे इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, भले ही ये स्टॉक्स ऊपरी लेवल से थोड़े नीचे हुए हैं लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि ये स्पेस थोड़ा सा कुछ समय के लिए आउट परफॉर्म कर सकती है। आई थिंक एफएमसीजी एक और स्पेस होगी जहाँ पर आप थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस देख सकते हैं। ये एक और स्पेस होगी। आई थिंक एक जगह जहाँ पर आपको अब थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना चाहिए, वो है थोड़े से ये पीएसयू स्टॉक्स जहाँ पर काफ़ी बड़े मूव्स आए थे, वहाँ मुझे लग रहा है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। ओके, अब ट्रेंडिंग स्टॉक्स पहले रखते हैं आपके स्क्रीन पर, क्योंकि बाजार में गिरावट हावी होती हुई नज़र आ रही, तो वो कौन से स्टॉक्स जहां पर ज़्यादा डेंट पड़ता हुआ नज़र आया है? इटर्नल देखिए 3.5% के करीब गोता लगा गया। हीरो मोटोकॉर्प में गिरावट हावी हुई, 3% गिर कर रहा कारोबार। महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी मुनाफा वसूली 2% से ज़्यादा। और आयशर मोटर्स जो कल शानदार रैली के साथ कारोबार कर रहा था, करीब 2.25% के गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। कुछ और स्टॉक्स देखते हैं। ट्यूब इन्वेस्टमेंट 4.5% के करीब यहाँ पे गिरावट। पॉलिसी बाजार में देखिए मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है 3.25%। आदित्य बिरला फैशन रिटेल ये 4.25% के करीब गिर गया। और जायडस लाइफ में भी मुनाफा वसूली 3.25% के करीब आपको देखने को मिल रही है। लेकिन इस गिरते बाजार में भी कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी बाइंग आपको नजर आएगी। कोल इंडिया उसमें शामिल है, जैसा कि वीरेंद्र जी भी मेंशन कर रहे थे, 2.5% के करीब यहाँ पे तेजी बनती नजर आई। बीईएल रिजल्ट के बाद ये उछल गया, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अभी भी इंटैक्ट है, इसमें 1% की तेजी। ओएनजीसी ये कुछ काउंटर्स जहाँ पे शुरुआत से ही आज सेशन में तेजी बनती हुई नजर आई, 1.25% से ज्यादा चढ़ा है। टाटा स्टील में भी बाइंग हुई है लगभग 1%। कुछ और काउंटर्स जहां पे खरीदारी बनते हुई नजर आई। डीएलएफ रिजल्ट के बाद स्ट्रीट ने इसको रिवॉर्ड किया, 2% से ज्यादा चढ़ा। नाइका में खरीदारी होती हुई नजर आई, 1.5%। अगेन बीएचईएल देखिए 1.5% चढ़ा। और डिक्सन टेक में भी खरीदारी आती हुई नजर आई 1.5% करीब। अब चलते कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे मार्केट स्मिथ इंडिया के मयूरेश जोशी जी, टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, रचना वैद्य, सोनी पटनायक, अमित सेठ और जतिन गेडिया। थोड़ी देर में रोहन बताएंगे आपको कि फिर कैसे डरा रहा है कोरोना। 2:15 पर कोल इंडिया में तेजी क्यों है बताएंगे यतिन मोता। 2:25 पर इन्फोसिस पर नौमरा की खास रिपोर्ट समझाऊंगी मैं। साथ ही 2:30 बजे मंगलम मालू रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया और वेस्ट लाइफ में बेहतर कौन है ये समझाएंगे आपको। 2:35 पर इंडसइंड बैंक के नतीजों का अनुमान लेकर आएंगे यतिन मोता। कंचन नौटियाल ओएनजीसी के नतीजों का प्रीव्यू करेंगी। फिर मिताली जैन इंडिया के नतीजों का इंडिगो के नतीजों का माफ कीजिएगा का पोल लेकर आएंगी। साथ ही कोलगेट के नतीजे कैसे रह सकते हैं बताएंगे मंगलम मालू। 2:45 पर मिताली जैन बताएंगे आपको किन शेयरों में अच्छे डिविडेंड यील्ड मिल रहे हैं। 2:50 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ होंगे कोटक महिंद्रा एएमसी के सीआईओ इक्विटी हर्षा उपाध्याय। 3:05 पर यतिन बताएंगे आपको डीलिंग रूम में किन शेयरों पर फोकस है। 3:10 पर एनर्जी से लेंगे कल के लिए स्ट्रैटेजी। और 3:15 पर लेंगे बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल्स। ओके, चलिए हमारा पैनल तैयार है और अब ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। गुड आफ्टरनून गावा सर, बताइए क्या ट्रेड लें इस समय? गुड आफ्टरनून टू यू सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। और मेरे ख्याल से ट्रेड लेना चाहिए ऑन द शॉर्ट साइड। स्टॉक का नाम है कल्याण ज्वेलर्स, ट्रेड कर रहा है 546 प्लस। मेरे ख्याल से डाउन साइड मिलना चाहिए। यहाँ पर स्टॉप लगेगा 550 का, करीब 4 रुपए का। डाउन साइड टू अराउंड 535 पॉसिबल है। कल्याण ज्वेलर्स शॉर्ट। ये लीजिए प्रकाश सर के पिटारे से पहला सेल कॉल आ गया जनाब, और सेल कॉल ऑन कल्याण ज्वेलर्स 545.55 पे। सोनी जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का?
जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा यहाँ पे कॉन्ट्रा बाई है एक्सिस बैंक में। एक्सिस बैंक काफी अच्छे पैरामीटर्स पे है। एक है सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर अभी भी होल्ड कर रहा है। अगर हम ऑप्शन चेन देखेंगे तो 1200 1190 के रेंज पे मल्टीपल सपोर्ट बने हुए हैं। सो एक्सिस बैंक फ्यूचर्स पे बाय कर सकते हैं। अगर हल्की सी डिक्लाइन भी नजर आता है टुवर्ड्स 1195, वो डिक्लाइंस तक भी बाय कर सकते हैं। पोजिशनली स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 1175, टारगेट है 1240 और 1270। एक थोड़ा सा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस टुवर्ड्स 1220 है, बट वो अगर क्रॉस करता है शॉर्ट कवरिंग बहुत शार्प रहेगा स्टॉक में टुवर्ड्स 1250 1270 प्लस लेवल्स। सो यहाँ पे प्रीएम्प्ट कर रही हूँ कि वो शॉर्ट कवरिंग मूव अगले 2-3 दिन में आ सकती है ऑप्शन चेन को नजर रखते हुए। सो फ्यूचर्स पे बाय कर सकते हैं फॉर 1250 1270 टारगेट्स। 1250 1270 की टारगेट के लिए एक्सिस बैंक की फ्यूचर्स में खरीदारी की राय फिलहाल सोनू जी की तरफ से। रचना जी, वेरी गुड आफ्टरनून। आपने क्या पिक किया है आज के सेशन के लिए? जी, हम इस आफ्टरनून को हीरो मोटोकॉर्प को शॉर्ट करेंगे। बात यह है कि ऑटो एज अ सेक्टर सबसे ज्यादा डाउन है एंड यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प में रैली भी अच्छी खासी हुई थी, तो अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और वो थोड़ी और गिरा सकती है। मेरे हिसाब से ये फ्यूचर्स 4275 के करीब है। अगर इसमें हम 4320 एसएल लगा दे तो हमारा टारगेट होगा 4200 एंड 4150 ऑल्सो हो सकता है कल तक। एंड एज ए डिस्क्लोजर ये हमने क्लाइंट्स को भी दे रखा है। ओके, वो मीम था ना, एकदम से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। रचना जी ने सबसे पहले हीरो मोटो पे लॉन्ग कॉल दी थी इस चैनल पर, और अब रचना जी सबसे पहले यहाँ पर शॉर्ट कॉल लेकर आ गई। तो कहते हैं ना वीरू, ट्रेडर के लिए कोई स्टॉक मतलब कोई सगा नहीं होता, कोई स्टॉक का कुछ किसी से प्यार नहीं होता। हाँ, किसी से प्यार नहीं है भाई। शॉर्ट का मौका दिख रहा है तो सबसे पहले शॉर्ट बटन प्रेस किया यहाँ पर। मानस जी, आप क्या पिक कर रहे हैं आज के लिए? अनुज जी, बिकवाली करने का ट्रेड है। मुथूट फाइनेंस पे बिकवाली करने का ट्रेड लेना है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड तो पहले से नेगेटिव था, लेकिन आज स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। तो मुथूट फाइनेंस के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 2040 के आसपास के फ्यूचर चल रहे हैं। इसमें आपको जो स्टॉप लॉस है वो लगाना है 2066 का। 2066 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे। 1990 1990 तक के टारगेट्स पॉसिबल है मुथूट फाइनेंस के फ्यूचर में। चाहे तो 2040 का पुट ऑप्शन जो 45 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। 34 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए, 65 रुपीज के टारगेट सेट करिए। ओके, मुथूट फाइनेंस 2040 की पुट ऑप्शन आपको लेनी है और बड़ा ताबड़तोड़ तरीके से निफ्टी नीचे आता हुआ। नाउ इट्स 24720, यानी इस वक्त अगर आप इस प्राइस डैमेज को देखें तो निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों को रख दीजिएगा एक साथ, दोनों ही इंडेक्स 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आ गए। सुबह तो ये डिफरेंशियल बहुत ज़्यादा था दोनों में, लेकिन जिस तरीके से प्राइस डैमेज पिछले 2 घंटे में हुआ है वो दोनों इंडिसेस को 10 डे पर लिया है। बात करेंगे इस पर कुछ देर में। जतिन से बात करते हैं। जतिन, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का जतिन? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमारा भी शॉर्ट साइड की तरफ का ट्रेड होगा। यूपीएल में बेरिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ है। हमें लगता है नेक्स्ट लेग ऑफ दी फॉल स्टार्ट हो गया है, जो ये स्टॉक को 610 तक लेके जा सकता है नीचे में। तो यूपीएल सेल करने की सलाह रहेगी। 645 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके, यूपीएल में बिकवाली की राय तो अभी तक गाबा सर ने बताया। कल्याण ज्वेलर्स में आप बिकवाली कीजिए। सोनी जी कह रही है एक्सिस बैंक के फ्यूचर्स में आप खरीदारी कर सकते हैं। रचना जी हीरो मोटोकॉर्प को बेचने की सलाह दे रही है। मानस जी भी कह रहे हैं मुथूट फाइनेंस में दम नहीं दिख रहा, पुट ऑप्शन इन्होंने सुझाया। जतिन जी भी कह रहे हैं यूपीएल में आप बिकवाली कीजिए। मयूरी जी हमारे साथ मौजूद है। मयूरी जी, वेरी गुड आफ्टरनून। आप बताइए, आप कौन से स्टॉक पर बेट लगा रहे हैं? आफ्टरनून श्रेया जी, आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून वीरू जी, एंड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है आई थिंक दीपक फर्टिलाइजर्स ये स्टॉक आपके वॉच लिस्ट पे जरूर होना चाहिए। तीन वजह से, और ऑल द 3 सेगमेंट्स दैट दे ऑपरेट आउट ऑफ, और तीनों सेगमेंट में इनकी लीडरशिप पोजीशन है। एक जो माइनिंग केमिकल्स का सेगमेंट है, जो टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट जिसे कहते हैं, यहाँ पे आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन हम बांध के रख सकते हैं। पिछले तिमाही में भी ये सेगमेंट ने ठीक ठाक नंबर्स पेश किए थे, बट एक्सपेक्टेशन यही है कि जो चौथी तिमाही रहेगी, ये पीक सीजन होता है माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज के लिए, एंड दिस सेगमेंट शुड रियली डू वेल एज फार एज डिमांड इज कंसर्न्ड, प्राइसिंग इज कंसर्न्ड, और इसलिए ये सेगमेंट के जो नंबर्स आएंगे Q4 में, ये काफी शानदार हो सकते हैं। दूसरा, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स, जहाँ पे इनकी एक लीडरशिप पोजीशन है बोथ डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में, मैनेजमेंट का कहना है कि जो डिमांड रह सकता है वो काफी स्ट्रॉन्ग रह सकता है इवन फॉर दिस सेगमेंट। प्राइसिंग इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन इक्वली स्ट्रॉन्ग एज वेल, और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक विद द लीडरशिप पोजीशन दैट दे हैव गॉट,
जो एक एक्सपेक्टेशन हम बांध के रख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बेटर नंबर्स डिलीवरी अगले कुछ तिमाहियों के लिए, ये सेगमेंट भी शायद नंबर्स में एक सस्टेनेबिलिटी और स्टेबिलिटी लाए। तो इनका लास्ट सेगमेंट है क्रॉप न्यूट्रिशन का, और जो एक मार्केट लीडर्स हैं ये स्पेशलिटी और वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स के इंडिया में, जो इनपुट कॉस्ट है श्रेया जी, वेदर यू टॉक अबाउट अमोनिया, फॉस्फोरिक एसिड, पोटैश, काफी स्टेबल हुए हैं और फार्म गेट प्राइसेस ठीक ठाक हैं। तो कहीं ना कहीं विद बेटर मॉनसून एक्सपेक्टेड दिस टाइम राउंड, अच्छा राबी सीजन जो रहा है और अगला राबी सीजन जो अच्छा रह सकता है, इवन दिस पार्ट ऑफ द सेगमेंट शुड डू वेल। तो मुझे लगता है ऑल थ्री सेगमेंट शुड फायर फॉर दीपक फर्टिलाइजर अगले कुछ तिमाही के लिए, और अर्निंग्स में स्टेबिलिटी रह सकती है। ये स्टॉक आपके वॉच लिस्ट पर। ओके चलिए, तो ये इस समय कुछ आपके लिए ट्रेडिंग कॉल्स। लेकिन अब बात करते हैं उस फैक्टर की जिसकी वजह से आज मार्केट में वापस एक आपने गिरावट देखी है, जहाँ कोविड को लेकर देश में फिर सुगबुगाहट बढ़ गई है। सिंगापुर और हांगकांग में हाल में कोरोना के मामलों में अचानक बढ़ोतरी के बाद भारत सरकार भी सतर्क हो गई है। कल इस मामले में अहम बैठक हुई। क्या हो रहा है इस समय और क्या कदम उठाने के लिए तैयार है सरकार, रोहन से जानते हैं। दिल्ली चलते हैं। रोहन, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी गुड आफ्टरनून। और जो अब तक हम जानते हैं इस वायरस के बारे में, JM1 नाम रखा गया है इसका, ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट है। अब तक जो जानकारी है कई सारे एशियाई देशों में, जिसमें कि सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड, चीन में इसके मामले काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हालांकि अगर बाकी जो म्यूटेंट्स रहे हैं कोरोना के, अगर आप उनसे कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा ये संक्रामक नहीं है। लेकिन भारत सरकार इसमें काफ़ी ज़्यादा नज़र रखी हुई है। कल एक अहम बैठक हुई थी, स्वास्थ्य मंत्रालय के लोग थे, ICMR के लोग थे, जो इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस सिस्टम है उनके लोग थे, और उस पर पूरी बातचीत हुई। जो अभी तक जो हमें पता चला है, भारत के लिए बहुत ज़्यादा अभी तक चिंता की बात नहीं है, क्योंकि कुल मिला के अगर हम जो संख्या है कोविड की, भारत में 257 लोग अब तक संक्रामक से पाए गए हैं। लेकिन इसमें बता दें कि ये नए वेरिएंट के नहीं है, ओवरऑल जो कोविड के संक्रमण जो चल रहा है उसके लिए लोग हैं। लेकिन जो मीटिंग से सामने आया है उसमें यह है कि नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है, खासतौर पे पोर्ट्स पे, एयरपोर्ट्स पे। तो भारत सरकार इस पे नज़र बनाए रखे हुई है। लेकिन दो चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा जब तक हॉस्पिटलाइजेशन के केसेस नहीं बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। और दूसरी चीज़ यह है कि अभी जो लोग हैं, खासतौर पे जिनको कोई और बीमारी है, उनको खासतौर पे एहतियात रखने की ज़रूरत है। तो इसको लेकर भारत सरकार बहुत जल्दी एक एडवाइजरी जारी कर सकती है। अभी जो नंबर सामने आए हैं भारत में, उसमें सबसे ज़्यादा केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में मामले सामने आए हैं। लेकिन भारत सरकार फिलहाल अलर्ट की मोड पे है, और खासतौर पर जो इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस सिस्टम है उसको और ज़्यादा अलर्ट कर दिया गया है, और नज़र रखी हुई है भारत सरकार जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनके ऊपर। शुक्रिया आपका रोहन। और जैसे जैसे आप बात कर रहे थे, कोविड के बारे में व्याख्या कर रहे थे, कहाँ तक फैला, भारत में कितने केसेस हैं, आपके नाम पे 30 पॉइंट और निफ्टी भी जुड़ गए। मयूरेश, आप कैसे देख रहे हैं? इस फियर का अपना अलग ही इम्पैक्ट होता है। ये बाजार को कोलैप्स करता है, ये फार्मा को ड्राइव करता है, ये आपके केमिकल्स को ड्राइव करता है। आप कैसे रीड कर रहे हैं? कैसे इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं आप मार्केट्स पे अगले कुछ सेशंस में? म्यूट है मयूरेश जी, आपका अनम्यूट करेंगे जरा प्लीज एक बार। सीरियस मैटर है तो सुन लेते हैं आप क्या करना चाह रहे हैं ना। नहीं, सो सॉरी फॉर दिस। नहीं, आई थिंक जो ये कोविड के नए केसेस आ रहे हैं, आई वाज रीडिंग थ्रू अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, स्पेसिफिकली हांगकांग, सिंगापुर से जो रिपोर्ट हो रहे हैं, बट वहां पे भी आई थिंक जो फैटालिटीज हैं या हॉस्पिटलाइजेशंस हैं, आई थिंक कोई सीरियस मामले अब तक सामने नहीं आए। तो आई थिंक ये जो सब वेरिएंट्स हर साल शायद आएंगे, इज व्हाट अ कपल ऑफ रिपोर्ट्स वर सजेस्टिंग, बट ये माइल्डर होते जाएंगे एज टाइम इवॉल्व्स। आई थिंक द बेस्ट केस सिनेरियो राइट नाउ इज कि वी होप दैट दिस अगेन इज अ वेरिएंट व्हिच इज वेरी वेरी माइल्ड, और हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी एज सम रिपोर्ट्स आर सजेस्टिंग। हाउएवर आई थिंक जो एक डर का माहौल रहता है, यू आर एब्सोल्युटली राइट वीरू जी, आई थिंक जो मार्केट्स एग्जिबिट कर रहा है इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सेम, बट कहीं ना कहीं आई थिंक मार्केट्स विल कम बैक टू रियलाइजेशन ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। इंटेंसिटी को देखते हैं, और मुझे नहीं लगता, आई थिंक आई वाज स्पीकिंग टू अ फ्यू लोकल एक्सपर्ट्स एज वेल, कि इंटेंसिटी इतनी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ऑब्वियसली आई थिंक केयर हैज टू बी टेकन फॉर पेशेंट्स विद क्रॉनिक एलिमेंट्स, इसके कोई दो राय नहीं है, इज व्हाट एक्सपर्ट्स वर सजेस्टिंग। बट मुझे नहीं लगता है कुछ फुल ब्लोन वापस होने वाला है। आई थिंक दिस इज अ पासिंग फेज which will get gestated, and then I think the government and the medical authorities will up to it. तो मुझे लगता है I think जो domestic facing stocks हैं उस पे फोकस करें। बाजार में अगर गिरावट आती भी है for any reason whatsoever, I think it's going to be a good buying opportunity for people who miss करें। ओके, इस गिरावट को आप अपॉर्चुनिटी के तहत देख रहे हैं मयूरेश जी, लेकिन इस गिरावट में कुछ और स्टॉक्स जो हम लगातार आज सुबह से एड्रेस भी कर रहे थे, जिसमें शानदार तेज़ी बनी हुई है। DLF
रिजल्ट के बाद ये चढ़ गया और अभी भी देखिए बाजार में अगर पैनिक का मोड दिख रहा है, लेकिन ये भी अभी भी इंटैक्ट है। 2% की तेजी के साथ 750 पे कारोबार करता हुआ नजर आएगा। ब्रोकरेजेस रिपोर्ट भी काफ़ी बुलिश, 23% का अपसाइड पोटेंशियल नज़र आ रहा है डीएलएफ में। सोनी जी आप बताइए, डीएलएफ जिस तरीके से आज भागा है, जिनके पास नहीं है और जो बाई करने का सोच रहे हैं, उनके लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट, या फिर अभी थोड़ा वेट करें? श्रेया जी, डीएलएफ अच्छे से होल्ड कर रहा है, अपने 200 एमआ के ऊपर भी आज सस्टेन कर रहा है, बट रीइनिशिएट करना है बाय अगर तो एक डिक्लाइंस या डिप में बाय करना चाहिए। टुवर्ड 730 के लेवल्स पे अगर अप्रोच होते हुए नजर आता है, वहां पे बाय कर सकते हैं डीएलएफ। सपोर्ट काफी स्ट्रांग है टुवर्ड 720 710 के रेंज पे, तो जितना सपोर्ट के नजदीक हो सकता है वहां पे बाय कीजिए। 710 स्टॉप लॉस यहाँ पे काफी क्रूशियल रहेगा। जब तक वो होल्ड करता है, स्टॉक बाउंस कर सकता है टुवर्ड 770 780 रेंज को दोबारा टेस्ट कर सकता है। सो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यहाँ पे अपना सकते हैं। ओके, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। कुछ स्टॉक्स देखते हैं जो जैसे कहते हैं कुछ बरसाती मेंढक जो बीच बीच में चलते हैं लेकिन वापस फिर गिर जाते हैं। उनमें से सबसे पहला नाम होता है नॉर्मली हुडको का, एक बार वापस देखिए स्टॉक को, और दूसरा नाम होता है पीबी फिनटेक का। ये दोनों स्टॉक्स देखिए अब डे लो पर, हुडको 3.5% नीचे और पीबी फिनटेक आएगा ये भी इस समय डे लो पर। इसके अलावा एक बार वोडाफोन आइडिया लेकर आइए, 6 रुपये का वोडाफोन आइडिया इस समय, जी हाँ 6 रुपये का। वो कोक का ऐड याद है श्रेया आपको, आमिर खान का ऐड था कि छोटा कोक कितने का, वो बोलता है 6 रुपये का, और 6 रुपये का हो गया वोडाफोन आइडिया का शेयर। और अब क्या ही करेंगे इसमें, 6 रुपये 48 पैसे पर ये समय स्टॉक वोडाफोन आइडिया। मयूरेश ले रहे हैं 6 रुपये में, बहुत लोगों ने लिया हुआ है 12 रुपये पे, 15 रुपये पे, 16 रुपये पे, 40 का हो जाएगा, 80 का हो जाएगा, ये 6 का हो गया बस। मैं पहले भी आई थिंक इसकी सलाह नहीं देता था, अभी भी नहीं दे रहा हूँ। मुझे लगता है अभी भी जो आई थिंक एक पेन पॉइंट है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट हैज बेल्ड देम आउट, बट अभी भी जो डेट लेवल्स इसके बैलेंस शीट पे काफी ज्यादा है। आई थिंक इवन इफ यू अकाउंट फॉर द ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, इंक्रीज टैरिफ्स के साथ, इंक्रीज आरपूस के साथ, वो कॉम्पेंसेट नहीं करने वाले हैं। एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट आई थिंक जो कल की ऑर्डर आई है स्पेक्ट्रम ड्यूज को लेके, ये एडिशनल बर्डन पोज करेगी बैलेंस शीट के ऊपर। ऑब्वियसली डाइल्यूशन ऑलरेडी हो चुका है, whether the government will put in more money to bail them out immediately, ये थोड़ा सर्कमस्पेक्ट लगता है। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक शायद जो सब्सक्राइबर एडिशन की हम बात करते हैं, जो रेवेन्यू एडिशन की हम बात करते हैं, यानी एसएमएस मार्केट शेयर, आरएमएस मार्केट शेयर, ये थोड़ा सर्कमस्पेक्ट रह जाता है। अगर ये सर्कमस्पेक्ट रह जाता है, आई थिंक जो बाकी के दो कॉम्पिटिटर्स हैं, भारती और वोडाफोन, इवन इफ भारती प्रॉब्ली हैज टू रीपे अ पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम ड्यूज, बैलेंस शीट फिर भी स्ट्रांग है और अभी भी उम्मीद है कि जो आरपू इंक्रीजेस हो सकते हैं ये कॉम्पेंसेट कर सकते हैं। लार्ज पार्ट ऑफ देयर केपेक्स 5G रिलेटेड आर लार्जली बिहाइंड देम, और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक अगर किसी को गेन करना है वोडाफोन के एक्सपेंस पे, वो शायद भारती एयरटेल हो सकता है और रिलायंस हो सकता है। बिल्कुल, 6 रुपये 47 पैसे, अब एक एक पैसे की भी टिक एक्सचेंजेस अलाउ करते हैं, तो इसके लिए आप वरना पहले 5 पैसे की टिक होती थी, अब 1 पैसे की भी टिक होती है। तो 6 रुपये 47 पैसे पे वॉल्यूम देखिए जरा, आज यहाँ पर 66 करोड़ शेयर का वॉल्यूम हुआ यहाँ पर। गाबा सर क्या करें स्टॉक में? आइडिया इज नॉट अ गुड आइडिया, सिंपल। इसमें कुछ है ही नहीं। जो अपमूव मिले थे वो अपमूव इससे मिले थे कि यहाँ से डाउन, मतलब ऊपर तो गया लेकिन नीचे आने के लिए अब न्यू लो के आसपास चल रहा है। हम कहते हैं नो न्यू लो इज लो, व्हाई पुट अ फ्लोर अंडरनीथ, है तो वीक, सिंपल। इनफैक्ट मैं बताऊं, जब भी कोई अपमूव मिले तब तक ये शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। जब तक ये 10 या 11 फिर बाहर नहीं करता तब तक इट्स नॉट अ गुड आइडिया। 6.5 रुपये बचे हैं। इसको देख के ना वो दोले राजा का वो प्रेम चोपड़ा का डायलॉग याद आता है। बोलूँगा नहीं उसको स्क्रीन पे, थोड़ा सा कुछ लोगों को अजीब लग सकता है वो, लेकिन लोग समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा था। खैर एनीवे, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ से और यतिन के पास चलते हैं और थोड़ा सा एक अच्छे शेयर की बात करते हैं। कोल इंडिया जो निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है, यहाँ पर क्यों तेज़ी रही ये जानते हैं। यतिन गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। मल्टीपल रीजंस हैं, लेकिन जो बड़ा रीज़न हो सकता है, शायद बाजार को लग रहा है कि उनकी जो 6 सब्सिडरीज हैं उनमें से शायद 2 की लिस्टिंग बहुत जल्द हो सकती है। इनफैक्ट कोल इंडिया ने जब CNBC आवाज़ के साथ भी बातचीत की और एनालिस्ट लोगों के साथ भी बातचीत की, तो 2 सब्सिडरीज जो हैं इनकी, सबसे पहले भारत कोकिंग कोल BCCL और सेंट्रल माइन एंड प्लानिंग डिज़ाइन इंस्टीट्यूट CMPDI, ये दोनों इकाइयों की बहुत जल्द सेबी में DRHP फाइल करेगी कोल इंडिया
और बहुत जल्द इनका आईपीओ भी आ सकता है। तो कहीं ना कहीं अनलॉकिंग की उम्मीद पे बाजार में यहाँ थोड़ा बहुत उत्साह बना हुआ है। इसके अलावा केपेक्स प्लान्स पे कोल खदान माइनिंग के अलावा कंपनी 2 बड़े पावर प्रोजेक्ट्स लगा रही है। उसमें से एक उड़ीसा में 1600 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगेगा जो 16,000 करोड़ की केपेक्स आउटले वाला है। तो ओवरऑल अगर हम पावर प्लांट्स की बात करें तो कोल इंडिया क्लियरली अब माइनिंग से डाइवर्सिफाई होकर पावर जनरेशन की तरफ आ रहे हैं। और अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो 7 की पीई पे स्टॉक अवेलेबल है, अच्छा डिविडेंड यील्ड भी है और जो 10 साल का एवरेज पीई रेशियो है वो करीब 10 का है। तो अभी भी हिस्टोरिक एवरेज से आपको डिस्काउंट पे शेयर मिल रहा है। और जो कंसर्न स्ट्रीट में है वो एक ही है कि FY27 में शायद प्रोडक्शन ग्रोथ इतनी ना हो क्योंकि रियलाइजेशन वाइज और ई ऑक्शन वाइज अब प्रीमियम में थोड़ी बहुत कटौती देखने को मिल रही है। तो देखते हैं FY26 और 27 के ओवरऑल प्रोजेक्शन कैसे हैं एनालिस्ट कम्युनिटी के, लेकिन अभी एक्सपेक्टेशन है बिल्कुल फ्लैट सेल्स ग्रोथ की। ओके, बिल्कुल फ्लैट सेल्स ग्रोथ, लेकिन आज अच्छे मूव्स यहाँ पर और 2 सब्सिडीज की लिस्टिंग की भी काम यहाँ पर चल ही रहा है। यहाँ पर मानस टेक्निकली क्या भी होगा? देखिए पैटर्न तो डेफिनेटली पॉजिटिव है क्योंकि स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, तो पैटर्न तो बहुत अच्छा है। हालांकि हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। आई थिंक मेरा समझना है जो प्रॉफिट बुकिंग है वो जो मार्केट में वीकनेस है उस वजह से देखने को मिली है। अंडरटोन बुलिश है मेरे ख्याल से। अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है आई थिंक चांस लेना चाहिए। 399 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए। अगर ऊपर की तरफ 415 के ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर 435 445 तक की रेंज स्टॉक दिखा सकता है। ओके, मीनवाइल मार्केट फिर डे लो पर आया और अब हम 24,700 तोड़ने को तैयार हैं। 24,900 से शुरुआत हुई, 24,800 गया और अब 24,700 भी स्क्रीन पर टेकने को तैयार नहीं है। तो ये तो खैर थोड़ी सी वीकनेस है क्लियरली। ये अब भले वो वारंटेड है या नहीं ये नहीं पता, लेकिन जो मार्केट में इस समय फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट गिनाया जा रहा है वो जो फ्रेश कोविड केसेस एकदम से जो सर्ज आया पिछले 2 दिनों में उसको गिनाया जा रहा है। चलिए यतिन के पास एक बार वापस चला जाए और आज एक और आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है DLF। शानदार तेज़ी देखने को मिली, हालांकि यहाँ पर अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। इंट्राडे में ये स्टॉक 7% तक ऊपर था, लेकिन ब्रोकरेजेस से पॉजिटिव है स्टॉक पर। यतिन क्या कह रहे हैं ब्रोकरेजेस? बिल्कुल, मिडल ऑफ द डे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था DLF के शेयर में। थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग हालांकि देखने को मिल रही है, बट ब्रोकरेज का रुझान पॉजिटिव है। इनफैक्ट जेफरीज यहाँ बाय की सलाह दे रहा है, 1000 रुपये का टारगेट। मॉर्गन स्टैनली 910 के टारगेट से यहाँ ओवरवेट है, हालांकि नोमुरा यहाँ न्यूट्रल है। नोमुरा की अगर हम रिपोर्ट देखें तो इनको लगता है कि जो नेट कैश पोजीशन है कंपनी की 6,800 करोड़ रुपए के आसपास की, वो काफ़ी शानदार है। इनफैक्ट FY26 का जो लॉन्च गाइडेंस है वो भी काफ़ी ठीक ही ठाक लग रहा है, कोई बदलाव यहाँ मैनेजमेंट ने नहीं किया है। मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि 18.5 के पी पे काउंटर मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो लग्जरी रियल एस्टेट मार्केट को प्ले करना है तो DLF के साथ जुड़े रहना होगा। और जेफरीज की अगर हम बात माने तो Q4 में मजबूत सेल्स रही हैं, खास करके इनका जो गुड़गांव का लग्जरी प्रोजेक्ट है यहाँ आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट 2000 करोड़ से ज़्यादा की प्री सेल्स लग्जरी प्रोजेक्ट्स में कंपनी ने ऑलरेडी कर दी है, जो ट्रेंड ये बरकरार आगे जाके देख रहे हैं। तो सारे के सारे ब्रोकरेजेस यहाँ रिजल्ट्स को थम्स अप दे रहे हैं और FY26 की पाइपलाइन को भी अच्छी तरह से देख रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया यतिन। मयूरेश, DLF देश का सबसे बड़ा रियल एस्टेट स्टॉक, कैसे व्यू कर रहे हैं आप इसे? काफी पॉजिटिवली ऑप्टिमिस्टिक अनुज जी। आई थिंक रिजल्ट्स शानदार थे। एक्सपेक्टेशन जो हम मान के रख सकते हैं, जो हेज है इवन विद इन द रियल एस्टेट सेक्टर, इनके रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, इनके कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं और इनके एन्युटी प्रोजेक्ट्स हैं। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो इनका एक बिजनेस सेटअप है, रेसिडेंशियल हुआ, कमर्शियल हुआ, एन्युटी हुआ, ये वेल प्रोटेक्टेड होता है। क्योंकि जब एक सेगमेंट शायद स्लो डाउन से जाता है तो आई थिंक बाकी के 1 या 2 सेगमेंट्स वो पुल अप कर लेते हैं, विच इज नॉट द केस फॉर अ फ्यू अदर प्लेयर्स और लॉट ऑफ देयर पीयर्स इन द सेम स्पेस। अगेन आई थिंक जो रियल एस्टेट साइकिल है 6 साल का, वी आर ऑलमोस्ट इनटू द 5th ईयर। काफी रिपोर्ट्स में जो पढ़ रहा हूँ वहाँ पे इन्वेंट्री थोड़ी बिल्टअप होनी स्टार्ट हो चुकी है। देयर इज बीन स्लगिशनेस इन डिमांड, थोड़ी प्राइसिंग रिलेटेड इश्यूज आने लग गए हैं। बट अ लार्ज पार्ट ऑफ द बिजनेस मॉडल जो एक एसेट लाइट मॉडल है, जो एक JDA मॉडल है, फॉलो कर रहे हैं, इसके वजह से लेवरेज ज्यादा बढ़ेगा नहीं। और आई थिंक जो एन्युटी बेस्ड बिजनेस है यहाँ पे जो एक सक्रिय रीत से आई थिंक एक रिकवरी देखने मिली है, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ रेंटल्स फॉर द एन्युटी बिजनेस। और एक्सपेक्टेशन है कि रेंटल्स ठीक ठाक ही बढ़ेंगे in terms of percentage over the next 2 years, as well as their commercial part of the business should grow decently, along with residential, जहाँ पे इनके high premium projects are probably gaining momentum और अच्छा खासा प्री सेल्स वेलोसिटी है। तो मुझे लगता है आई थिंक DLF के नंबर्स ठीक ठाक रहने की मैं उम्मीद रखता हूँ। हम काफी पॉजिटिव रहेंगे इसको। ओके, DLF पे आपका आउटलुक था। कमेंट्री, पोस्ट नंबर्स, हाउस व्यूज आपने देखे ही।
बाजार बड़ी तेजी से नीचे आया है। इंट्राडे में भी मयूरेश जी के कमेंट करते करते करीब 696 के जोन को भी छू के आया, और कहीं कहीं पर जो कंप्लीट फियर ऑफ कोलैप्स जिसे बोलते हैं, स्ट्रक्चर बिल्कुल कोलैप्स हो रहा है, उनको मैं आपकी स्क्रीन पर रखूंगा। रचना जी, आपने एक हीरो मोटोकॉर्प पे सेल कॉल ली थी। लेट्स सी 482.30 पे एक वरुण बेवरेजेस, इट्स अ पावर ऑफ डेरिवेटिव्स, और 482.85 पे ट्रेड करता हुआ डे लो पर, और ये देखिए 13 रुपये नीचे। रचना जी, अब यहाँ पे चार्ट थोड़ा डिफरेंट था, और ये अपने शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज को भी रीगेन नहीं कर पा रहा था। 480 के नीचे प्रोजेक्शन क्या है, अगर थोड़ा सा एक शॉर्ट ट्रेड के बारे में थोड़ा सा रोड मैप तैयार करना हो तो? जी, यहाँ पे ये जो गिरावट शुरू हुई है, जो यस्टरडे शुरू हुई थी, उससे पहले काफी कंसोलिडेट करके वो ना निकल पाया ऊपर, तब कहीं जाके गिरावट शुरू हुई है, विच वाज अ लॉट ऑफ वीकनेस। तो मेरे हिसाब से कल और परसों तक ये हमें 470 के आसपास मिलना चाहिए, और उससे ज्यादा लंबा नजरिया अगर देखेंगे तो इवन मीडियम टर्म के हिसाब से ये किसी भी तरीके से बाय के लिए क्वालिफाई नहीं होता एट दिस पॉइंट इन टाइम। दिस इज एन अवॉइड फ्रॉम द लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। शॉर्ट टर्म के हिसाब से 470 तक का नंबर हमें विद इन अ डे और टू दिखना चाहिए। ओके, वरुण बेवरेजेस डे लो पर फिलहाल 481 के लेवल पर कारोबार कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से बाजार में गिरावट बढ़ती जा रही है, एक और स्टॉक रखते हैं आपके स्क्रीन पर, BEL। ये भी हाई साइड से थोड़ा सा फिसला, लेकिन अभी भी इन ग्रीन ट्रेड करने में कामयाब 364 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। रिजल्ट आए, रिजल्ट भी शानदार लगे, ब्रोकरेजेस भी खरीदारी की राय रख रहे हैं, और कॉन कॉल भी हुई, उसके भी कुछ मुख्य बिंदु मैं आपके सामने रख देती हूँ। फिनेंशियल ईयर 2026 के लिए सेल्स ग्रोथ गाइडेंस उन्होंने डबल डिजिट में रखी है, 15% की, और 26 के लिए एबिटा मार्जिन गाइडेंस की भी बात करें तो 27% का गाइडेंस उन्होंने दिया है। और इमरजेंसी डिफेंस प्रोक्योरमेंट स्कीम के तहत आने वाले प्रोजेक्ट्स पर नज़र बनी हुई है, ऐसा मैनेजमेंट ने कहा है। और 2 से 4 सालों के अंदर आप देखें तो नए प्लांट्स खोलने की भी प्लानिंग कर रही है। तो कॉन कॉल में भी पॉजिटिव बातें सामने आई, रिजल्ट्स भी अच्छे, ब्रोकरेजेस भी बुलिश, और स्ट्रीट ने रिवॉर्ड किया है। आप देखें बाजार पे दबाव, लेकिन स्टॉक 0.5% की बढ़ोतरी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और इनफैक्ट अगर आप 1 महीने में भी देखें तो उसने 21% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 6 महीने में 32% से ज़्यादा का रिटर्न। तो स्ट्रॉन्ग काउंटर लग रहा है, लेकिन चार्ट्स पे अभी कैसे प्लेस्ड है, इस पर एक टेक ले लेते हैं। रचना जी, BEL देखिए, जिनके पास नहीं है, ये क्या 364 वाला लेवल सही है अभी बेट लगाने के लिहाज से, या फिर थोड़ा वेट करें? रचना जी। जी, BEL में BEL के प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे हम एक सपोर्ट पे तो खड़े हैं, लेकिन जो पुरानी रैली है वो काफी स्ट्रॉन्ग थी, काफी वर्टिकल टाइप थी। तो यहाँ पे एक बार को शॉर्ट टर्म वालों को प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, एंड जिस हिसाब का ओवरऑल स्ट्रक्चर बना हुआ है मार्केट का, उसको देखते हुए अगर बना हुआ है शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट, तो उसको रखने का कोई मतलब नहीं है। नेवरदलेस दोज हु वांट टू स्टिल कंटिन्यू शुड ट्रेल देयर SL एंड टेक इट टू 360। अगर 360 होल्ड कर गया फ्यूचर्स पे, तो फिर भी यू कैन स्टे कंटिन्यूइंग to hold the position। लेकिन अगर 360 भी टूट जाए, then there is no point in staying in the counter from the shorter term perspective। ओके, चलिए अमित सेठ भी जुड़े हैं पैनल में। अमित जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आप इस टफ मार्केट में क्या ट्रेड ले रहे हैं? जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, श्रेया जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मुझे सिप्ला में वीकनेस नजर आ रही है। स्टॉक ने काफी दिन 200 EMA पे एक कंसोलिडेशन करने की कोशिश की, बट इट्स ब्रेकिंग डाउन ऑन द डाउन साइड। लगभग 1461 1461 का प्राइस है फ्यूचर्स में। इसे शॉर्ट करें, 1480 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट्स रहेंगे 1420 के। सिप्ला पे आपका शॉर्ट कॉल है यहाँ पे, तो डे लो की डिजेक्ट्री में आता हुआ शॉर्टिंग इसमें भी काफ़ी हुई है, काफ़ी शॉर्टिंग हुई है। प्लीज़ OI रखिएगा इसका, और डे लो पर आके ट्रेड करता हुआ। अच्छा, मैं अभी एक और चीज़ देखी, खैर ये तो कॉल चलेगी स्क्रीन पे, लेके आइए अब आप जरा कोटक महिंद्रा बैंक, क्योंकि बैंक निफ्टी भी कोलैप्स हुआ। बैंक निफ्टी ने 55 हज़ार के पुट राइटर्स को तोड़ दिया। बैंक निफ्टी ने 55 हज़ार के पुट राइटर्स के साथ साथ 10 EMA तोड़ दिया। एक बार लेके आइए आप यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक क्योंकि उस एवरेज पे आ गया है जिसको इसने अब तक 17 जनवरी से लेकर अब तक नहीं तोड़ा, उसको उस पे आ गया है 2087 पे 50 EMA। मानस आपकी रीडिंग क्या कहती है, इस बार ये ब्रीच करेगा इसको? क्योंकि पिछले 10 दिन की प्रॉपर्टी ये रही है कि छोटा एवरेज भी रीगेन नहीं कर पाता है। ये धीरे धीरे जो कैपिटलाइज हो रही है वीकनेसेस पे, कैसे रीड कर रहे हैं आप कोटक को इस बार?
देखिए हाई लेवल पे स्टॉक में वीकनेस तो डेफिनेटली है, क्योंकि ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। लेकिन करंट लेवल्स पे बिकवाली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरा समझना है कि नीचे की तरफ 2050 से लेकर 2075 की रेंज में सपोर्ट डेफिनेटली है। तो अगर बिकवाली करनी है तो कम से कम 2050 का लेवल ब्रेक हो जाने थे, उसके आप एग्रेसिव होकर खरीदारी कर सकते हैं उसके बाद, क्योंकि जब गिरावट बढ़ेगी तो 1975 तक भी स्टॉक जा सकता है। तो बिकवाली करने के लिए थोड़ा वेट करिए, 2050 के नीचे बिकवाली करेंगे। ओके, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब। और चौथी तिमाही के नतीजों के बाद रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया में अच्छी तेज़ी है। कंपनी का घाटा कम होने के साथ साथ रेवेन्यू और एबिटा में बढ़त दिखी है, साथ ही अब ब्रोकरेज से बुलिश होने लगे हैं। सवाल ये है कि अगर बर्गर से जुड़े QSR पर दांव लगाना हो तो कौन बेहतर है? आप अब देखिए, अब हम एक तरफ है RBA और एक तरफ है वेस्ट लाइफ, लेकिन अगर कॉमन मैन की लैंग्वेज में बात करेंगे तो बर्गर किंग या मैकडोनल्ड्स। तो मंगलम के पास चलते हैं और जानते हैं कि दोनों में से बेटर कौन सा है। दोनों में से किसका बर्गर बेटर है वो नहीं पूछ रहा हूँ, दोनों में से बेटर स्टॉक कौन सा है, क्योंकि मंगलम तो बर्गर खाते नहीं है। मंगलम, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। मैं बर्गर भी काफ़ी मैंने खाया है, तो अनुज उसके बारे में भी हम संक्षेप में बात करेंगे, पर मैं आपको नंबर्स के बारे में बता देता हूँ। दोनों के नंबर्स आ गए हैं चौथे क्वार्टर्स के, और अगर आप बर्गर किंग का इंडिया बिजनेस देखें तो करीब 500 करोड़ रेवेन्यू किया है। वेस्ट लाइफ फूड जो साउथ और वेस्ट में मैकडोनल्ड्स के आउटलेट्स चलाता है, उनका रेवेन्यू 600 करोड़ है। थोड़ा ज़्यादा है वेस्ट लाइफ का मैकडोनल्ड्स का बर्गर किंग से, पर अगर आप एबिटा देखें तो इस बार बर्गर किंग का एबिटा कम रेवेन्यू पे ऑलमोस्ट सिमिलर आया है, 70-75 करोड़ के आसपास दोनों का जो है एबिटा है। तो इस लिहाज से बर्गर किंग के इंडिया बिजनेस के मार्जिन्स काफ़ी बेटर हुए हैं वेस्ट लाइफ से। 12.8% वेस्ट लाइफ का, बर्गर किंग 15.3%। अगर आप और भी इंटरनल्स देखें तो बर्गर किंग के टोटल रेस्टोरेंट्स देश में 513 हैं। वेस्ट लाइफ फूड के साउथ और वेस्ट में सिर्फ 438 मैकडोनल्ड्स के रेस्टोरेंट्स हैं। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी बर्गर किंग का काफ़ी बेटर था इस बार, 5.1%, वेस्ट लाइफ फूड का 0.7%। बट मोर इंपॉर्टेंटली आपको अगर पूरे साल का भी देखना है तो बर्गर किंग इस साल इंडिया और इंडोनेशिया बिजनेस को मिलाकर 2500 करोड़ रेवेन्यू किया है। उसने वेस्ट लाइफ के रेवेन्यू को बीट कर दिया है। मार्जिन्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट इतना नहीं जितना मार्केट कैप में डिफरेंस है। अगर आप देखें तो आगे जाके वेस्ट लाइफ ने कहा है 2027 में वो 4000 से 4500 करोड़ रेवेन्यू और 18 से 20% मार्जिन्स करेंगे, और करीब 600 रेस्टोरेंट्स उनके टोटल होंगे हाई सिंगल डिजिट सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के साथ। बर्गर किंग ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि वो 800 रेस्टोरेंट रखेंगे अगले 3 या 4 साल में, और एट द सेम टाइम उनका भी जो ग्रॉस मार्जिन है वो काफ़ी बढ़ेगा हर साल 50 से 70 बेसिस पॉइंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कितना दाम है दोनों कंपनी के शेयर प्राइसेस का। अगर आप मार्केट कैप देखें तो सिमिलर रेवेन्यू पे वेस्ट लाइफ का जो मार्केट कैप है बर्गर किंग से करीब दुगुना है। 11,100 करोड़ वेस्ट लाइफ फूड का मार्केट कैप, रेस्टोरेंट ब्रांड का 5,000 करोड़। वैल्यूएशंस में भी रेस्टोरेंट ब्रांड्स 12 टाइम पे है और वेस्ट लाइफ फूड जो है वो 16 टाइम पे है। तो वैल्यूएशन डिफरेंशियल दोनों में काफ़ी है। ग्रोथ दोनों की सिमिलर, इनफैक्ट थोड़ा बेटर है। आगे जाके सबसे बड़ा रिस्क इनके लिए यही है कि ग्रोथ अनुमान से कम बढ़े, या कंपटीशन की वजह से हो, या प्रोडक्ट क्वालिटी की वजह से हो, या अंडरलाइंग हेल्दी ट्रेंड की वजह से हो। किसी भी वजह से अगर ग्रोथ नहीं होगी तो वो सबसे बड़ा रिस्क होगा उनके लिए। और बर्गर किसका बेटर है? बर्गर अनुज, मैं अगर एक आइडियल वर्ल्ड देखूं तो फ्रेंच फ्राइज जो है वो मैकडोनल्ड्स का है सबसे बेस्ट। लोअर प्राइस जो बर्गर है 30 से 100 रुपए के बीच में, वो मैकडोनल्ड्स के बेटर है। 100 रुपए से ऊपर जो प्रीमियम बर्गर्स है वो बर्गर किंग के बेटर है। और ओवरऑल रेस्टोरेंट में जो एफिशिएंसी है वो मैकडोनल्ड्स की बहुत तेज़ है। अगर आप बोलें तो 1-1.5 मिनट में आपको तुरंत मिल जाता है उनका। बिल्कुल। खैर चलिए, वैसे बर्गर किंग के बर्गर ज़्यादा अच्छे हैं, मैं पर्सनली एग्री करूँगा इस बात से। अब एक काम करते हैं, थोड़ा बर्गर से आगे बढ़ते हैं और कुछ और बात करते हैं। अब कल जो नंबर्स आने वाले हैं उनकी बात करते हैं। कल काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर्स आने वाले हैं। इंडेक्स में इंडसइंड बैंक और ONGC के नंबर्स आएंगे। F&O में कोलगेट, इंडिगो समेत 6 कंपनियों के नंबर्स आएंगे। हमारे साथ यतिन जुड़े हैं, कंचन, मंगलम ऑलरेडी हैं स्क्रीन पर, और मिताली। तो ये कुछ नंबर्स के प्रीव्यू करेंगे। सबसे पहले इंडसइंड बैंक से शुरुआत करते हैं। यतिन बताइए, इंडसइंड बैंक से क्या एक्सपेक्ट करें? तो ये एक ऐसा क्वार्टरली नंबर है जिसका सबको इंतजार है, तो ये एक काउंटर पे खास नज़र रहेगी। इन ऑल चांस Q4 में कंपनी एक घाटे की ही जो है पोस्टिंग कर सकता है। Q4 के अगर हम लॉस की बात करें तो ज़्यादातर ब्रोकरेजेस मान रहे हैं अगर कॉन्टिजेंसी प्रोविजन को यूज़ नहीं किया गया तो 200 से 500 करोड़ के बीच में आपको कंपनी का नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ सकता है, जो पिछले साल 2350 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। ऑब्वियसली लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि डेरिवेटिव लॉसेस लगभग 2000 करोड़ के, और MFI कारोबार में और नेट इंटरेस्ट इनकम में जो रिवर्सल्स होंगे उसके चलते आपको ये नुकसान कंपनी को होता हुआ नज़र पड़ सकता है।
नेट इंटरेस्ट इनकम भी अगर हम बात करें तो 5,000 करोड़ से नीचे ही रहेगी, जिसका मतलब ये है साल दर साल बेसिस पे नेट इंटरेस्ट इनकम यानी ब्याज की जो इनकम है ये 7% घटेगी। इंटरनल्स की बात करते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो पिछले साल लगभग 4.25% के आसपास थे वो आधे % नीचे आपको दिखाई देंगे 3.8%, और पिछले क्वार्टर ये 3.9% के आसपास था। तो सिक्वेंशली आपको प्रेशर दिखेगा नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पे भी। लोन ग्रोथ, क्योंकि मैनेजमेंट की पूरी बैंडविड्थ इस डेरिवेटिव लॉस को सुलझाने में चली गई है, लोन ग्रोथ काफ़ी खराब रहेगा क्वार्टर का। अगर हम देखें तो साल दर साल केवल 3.5% की लोन ग्रोथ अनुमानित है, और क्योंकि बहुत सारा यहाँ प्रेशर था मैनेजमेंट पे, नेटवर्थ पे इम्पैक्ट था, तो डिपॉजिट्स भी इन्होंने लूज आउट किए हैं, तो डिपॉजिट ग्रोथ भी केवल 3.5% साल दर साल बेसिस आप एक्सपेक्ट कीजिए। क्या देखना है रिजल्ट्स में? नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स देखने होंगे, डेरिवेटिव लॉसेज और जो अन्य प्रोविजंस हैं एमएफआई बिजनेस को लेके यानी माइक्रो फाइनेंस बिजनेस को लेके, ये देखें किस तरीके से Q4 का रिजल्ट इंपैक्ट करते हैं। अगर हम क्रेडिट कॉस्ट की बात करें तो ये ज़्यादा ही रहने वाली है, तो कितनी ज़्यादा रहेगी ये हमको देखना होगा। 2.25% से ज़्यादा है क्या, ये देखना होगा। और ऑब्वियसली जो सक्सेशन प्लानिंग है, किस तरीके से मैनेजमेंट इस पर कमेंट्री देता है, ये काफ़ी अहम होगा रिजल्ट्स में। ओके, तो इंडसइंड बैंक के तमाम चीज़ आपने रखे। एक तो लॉस में आ सकती है कंपनी, डेरिवेटिव लॉस, नेट इंटरेस्ट इनकम में रिवर्सल, साथ ही मैनेजमेंट के ऊपर क्या फेरबदल होती है वो देखने वाली बात होगी। अब चलते हैं मंगलम के पास। मंगलम, आप बताएं कि कोलगेट के रिजल्ट कैसे रह सकते हैं, स्ट्रीट क्या अनुमान लगाकर चल रहा है? बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं रहेंगे कोलगेट के इस बार। उसके काफ़ी रीजंस हैं। अगर आप देखें तो ओवरऑल स्टॉक प्राइस में भी वो दिखेगा। 30% स्टॉक ऊपर से गिर चुका है। रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 2.5% होगी, नेट प्रॉफिट 6% गिरेगा और मार्जिन्स भी कंप्रेस होंगे। ओवरऑल टूथपेस्ट वॉल्यूम ग्रोथ जो है, इंडस्ट्री काफ़ी स्लो पेस से गुजर रही है, तो 2 से 3% टूथपेस्ट वॉल्यूम ग्रोथ, 0 से 1% सॉर्ट ऑफ प्राइस मिक्स आपको देखने मिलेगा। कंपनी जो है अभी उनका ध्यान ब्रांड्स को रीलॉन्च करने में है, नए ब्रांड्स को बढ़ाने में है, तो प्रीमियम जो उनका प्रोडक्ट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा, और जो उनका पामोलिव पोर्टफोलियो है जो सिर्फ 5% के आसपास उनका सेल्स है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। रूरल जो है 40% कंपनी का रेवेन्यू है, तो वहाँ पे सेंटिमेंट कैसा रहेगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और शहरी इलाकों में कंपनी का जो अभी स्ट्रैटेजी है, जो ऑल्टरनेट चैनल्स है, क्विक कॉमर्स, मॉडर्न ट्रेड, वहाँ पर वो ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं, और जो जनरल ट्रेड है किराने स्टोर्स में, वहाँ पर ज़्यादा प्रमोशन कर रहे हैं। तो इस लिहाज से रियलाइजेशन लो रहेगा, वो कैटेगरी को पुश देना चाह रहे हैं, तो बहुत खासा नंबर्स कोलगेट में इस बार नहीं दिखेंगे। स्टॉक प्राइस भी वैसा ही है अभी। शुक्रिया मंगलम आपका इस पूरी बातचीत के लिए, कोलगेट के नंबर्स रखने के लिए स्क्रीन पे। टेक्निकल पर्सपेक्टिव इस पर ले लूँगा। आज कल इसने एक ज़माने के बाद 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच किया था, लेकिन कैपिटलाइज नहीं कर पाया उसके ऊपर, और आज कोलैप्स हुआ नंबर्स से पहले। हालांकि बाजार भी इस वक्त डीलों पर है, लेकिन एक दो नंबर्स को और यहाँ पर थोड़ा सा जज कर लेते हैं कि कैसे रहेंगे। मिताली के पास चलते हैं। एग्जैक्टली पहले इंडिको, मतलब वो स्टॉक जो कि इस दौर में अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रिजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा था। मिताली, नंबर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है? जी सर, तो पैट में हमें 30% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, ऐसा मोतीलाल ओसवाल का एस्टिमेट है। साथ ही रेवेन्यू में 27% का अपमूव देखने को मिल सकता है, 22,720 करोड़ के आसपास यहाँ पे रजिस्टर होता नजर आ सकता है। एबिटार में 6% का इजाफा, लेकिन एबिटार मार्जिन्स 25% से 20% होने की उम्मीद मोतीलाल ओसवाल ने जताई है। इसके अलावा इनकी मेट्रिक्स की बात करें तो अवेलेबल सीट किलोमीटर्स में हमें 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इजाफा देखने को मिल सकता है। पैसेंजर लोड फैक्टर जो है वहाँ पे भी 86% के साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इजाफा देखने को मिल सकता है। और रेवेन्यू पैसेंजर किलोमीटर जो इनका मैट्रिक्स रहता है वहाँ पे 26% की ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही P&W इंजन एयरक्राफ्ट जो कैलेंडर ईयर 2025 में इनका आउटलुक की मॉनिटरेबल रहेगा। साथ ही आने वाले कंपटीशन पर मैनेजमेंट की कमेंट्री भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगी। मोतीलाल ओसवाल के डेटाबेस के मुताबिक जो इनका फोर्थ क्वार्टर FY25 का 1 मंथ और 15 डेज फॉरवर्ड की जो बुकिंग्स है दोनों में ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर दबाव देखने को मिला है। और मैनेजमेंट का मेन फोकस अब इंटरनेशनल एक्सपेंशन पर है। नए नेटवर्क्स ऐड किए जा रहे हैं और कोड शेयर अग्रीमेंट्स पर भी बनाए जा रहे हैं, जिससे ग्लोबल प्रेजेंस और कनेक्टिविटी दोनों बढ़ेगी। अब देखना होगा कि मैनेजमेंट और क्या ऐसी कमेंट्री करता है जिससे हम आगे का आउटलुक डिसाइड कर पाए। ओके, इंटरग्लोब एविएशन अभी तक तो उसने बेहतर परफॉर्म किया है, लेकिन रिजल्ट कैसे रह सकते हैं और मैनेजमेंट की तरफ से क्या कमेंट्री आएगी उस पर खासी नज़रें बनी रहेगी। शुक्रिया मिताली जानकारी के लिए। अब कंचन के पास चलते हैं। आज देखिए गिरते बाजार में ONGC जो है वो रिजल्ट से पहले इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। नतीजे कैसे रह सकते हैं, स्ट्रीट क्या अनुमान लगा के चल रहा है कंचन? जी,
जैसे कि आपने मेंशन किया कि यहाँ पे तो हमें अभी इस टाइम पे अच्छा खासा कारोबार करता हुआ ओएनजीसी नजर आ रहा है, लेकिन अगर क्वार्टर 4 के नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स हमें यहाँ पे इतने ज्यादा ल्यूक्रेटिव दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमने देखा है कि ग्लोबल मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है वो काफी ज्यादा बनी हुई है और उस तरीके से ही जो रिजल्ट है वो भी काफी ज्यादा वॉलेटाइल आने की उम्मीदें जताई जा रही है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में बात करें या फिर वाई एंड वाई बेसिस में बात करें, नंबर्स दोनों ही जगह हमें डिक्लाइनिंग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रेवेन्यू हमें 32,810 करोड़ पे रजिस्टर होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसी तरीके से जो पैट का नंबर है वो भी 8,000 के आसपास आने की संभावनाएं जताई जा रही है। मार्जिन की बात करी जाए तो करीब करीब 55% पे मार्जिन भी यहाँ पे आके रजिस्टर हो सकते हैं। देखिए जो कंपनी का प्रोडक्शन है वहाँ पे हमें लोअर केपेक्स के चलते एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है करीबन 4 से 5% का। साथ ही साथ अगर ऑयल सेक्टर की बात करें या फिर गैस सेक्टर की बात करें तो वहाँ के भी जो साल दर साल के वॉल्यूम्स हैं वो भी फ्लैट साइड में आने की अनुमान जताए जा रहे हैं। क्रूड प्रोडक्शन में एक गिरावट देखने को मिल सकती है, दोनों वाई एंड वाई बेसिस में भी और क्यू ऑन क्यू बेसिस में। गैस प्रोडक्शन भी करीब करीब 5% तक हमें यहाँ पे घटता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा वैप सेल्स की बात करी जाए तो वाई एंड वाई यहाँ पे हालांकि हमें 12% का एक इंक्रीज देखने की संभावनाएं जताई जा रही है, लेकिन जो इनका केजी बेसिन का प्रोडक्शन है वहाँ पे हमें एक डिले के पीक के चलते डिले देखने को मिल सकता है। जो क्रूड के प्राइसेस है उसके चलते भी हमें यहाँ पे एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। आपको कहाँ पे फोकस रखना होगा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मार्जिन्स की जो ट्रेजेक्ट्री है वो किस तरीके की आती है, आगे को लेके गाइडेंस किस तरीके की आती है और साथ ही साथ जो गैस प्रोडक्शन के ऊपर रैंप पंप है उसके ऊपर कंपनी का क्या अपडेट आता है। लेकिन जिस्ट ऑफ द स्टोरी नंबर्स आर वीक। ओके, नंबर्स शायद यहाँ पर वीक होंगे। मीनवाइल थोड़ा सा मार्केट में बहुत थोड़ी सी सही रिकवरी के साइंस हैं। 24,700 के ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं हम, एक बार 24,676 तक गए थे, लेकिन फिर भी खैर वीकनेस तो है। इंडिगो में ध्यान रखिएगा, वो जैसा आप बात कर रहे थे कुछ वन ऑफ्स होंगे जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट आएगा। उनकी कुछ लीजेस भी एक्सपायर हो रही हैं, ये सब भी आपको ध्यान रखना होगा इंडिगो के नंबर्स। लेकिन ऑपरेशनल नंबर्स देखने वो ज़्यादा ज़रूरी होंगे, तो इस पर ध्यान रहेगा ही हमारा। चलिए अब आपको बताते हैं 4 का चौका का सीक्वेंस। और सबसे पहले सोनी जी के पास चलेंगे सस्ता ऑप्शन के लिए, फिर चलेंगे रचना जी के पास एक एफ सुपरस्टार ट्रेड के लिए, मानस जी के पास चलेंगे चार्ट का चमत्कार के लिए और मयूरेश जी के पास मिड कैप फंडा के लिए। तो सोनी जी बताइए आपकी ट्रेड। अनुज जी यहाँ पे सस्ता ऑप्शन में रेकमेंड करना चाहती हूँ टोरेंट पावर की पुट ऑप्शन में 1380 पुट ऑप्शन में सीरीज जो कि करीबन 27 के अराउंड अभी चल रहा है, वहां पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 18 रुपए का 18। पहला टारगेट है 40, उसके ऊपर सस्टेन करता है टुवर्ड्स 52 के दूसरे टारगेट्स भी नजर आ सकते हैं। स्टॉक आज एक अच्छा ब्रेकडाउन दिया है अपनी सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज। आज इंट्राडे में 10, 20, 50 डेमा को ब्रेक किया है और कॉल राइटर्स बहुत अग्रेसिव हैं। 1420 स्ट्राइक से लेके 1460 मल्टीपल रेजिस्टेंस है। पुट राइटर्स ओपन अपने पोजीशंस को एग्जिट कर रहे हैं। सपोर्ट वीक होते हुए नजर आ रहा है। मुझे लगता है स्टॉक टुवर्ड्स 1350 1330 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है डाउन साइड में। ओके, टोरेंट पार सस्ता ऑप्शन के लिए सोनू जी की तरफ से आता हुआ। अब एफएनओ सुपरस्टार के लिए चलते हैं रचना जी के पास। रचना जी बताइए आपका एफएनओ सुपरस्टार। जी, एफएनओ सुपरस्टार के लिए हम शॉर्ट करेंगे एलएनटी के फ्यूचर्स को, जो कि अभी 3572 के करीब है। हम इसमें एसएल लगाएंगे 3585 का और इसको शॉर्ट करके हम इसका टारगेट लगाएंगे 3550 एंड 3530। ओके, एलएनटी में फ्यूचर्स शॉर्ट करना है। यहाँ पे शॉर्टिंग देखिए आज किस प्रकार की हुई है। 14% हुआ है बिल्डअप, 25 लाख। अब लेट्स सी कितने कैरी होंगे, बट इंट्राडे शॉर्टिंग बहुत ही बड़े पैमाने की हुई है। मानस चार्ट का चमत्कार, आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए सेल ट्रेड होगा, वोल्टास पे बिकवाली करने की राय रहेगी। कंसोलिडेशन दिख रहा था और ये कंसोलिडेशन 10 डे और 20 डे मूविंग एवरेज के बीच में हो रहा था। फाइनली 10 और 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हो गया, उसके नीचे वोल्टास गया है। तो वोल्टास के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे 1266 1266 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे और 1205 1205 के टारगेट सेट करने हैं वोल्टास के फ्यूचर में। चाहे तो ऑप्शन ट्रेड लिया जा सकता है 1240 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 23-24 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 14 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 45 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, चलिए तो ये इस समय वोल्टास मानस जी की तरफ से। मयूरेश जी आप क्या पिक कर रहे हैं? अनुज जी, सोलर इंडस्ट्रीज हमें काफी पसंद आ रहे हैं मार्केट्स में इंडिया में। जो 9 महीनों के नंबर्स रहे हैं काफी शानदार रहे। इनफैक्ट टॉप लाइन ग्रोथ जो पिछले तिमाही की रही थी ईयर ऑन ईयर आधार पे, इसमें अच्छा खासा इजाफा देखने मिला है।
जो एबिटा मार्जिन्स का परफॉर्मेंस है ये 27 और 28% के बीच में रहना चाहिए। जो इनका कस्टमर बेस है, कोल इंडिया इज जो आप स्टॉक डिस्कस कर रहे थे कुछ समय पहले, ऑलमोस्ट 10% नॉन कोल कस्टमर्स 15% है, हाउसिंग एंड इंफ्रा इज ऑलमोस्ट 15%, जो इंटरनेशनल कस्टमर्स है 40 और 45% के बीच है। और इसलिए आई थिंक जो रियलाइजेशन है, जैसे मैं दीपक फर्टिलाइजर की भी बात कर रहा था, जो एक्सप्लोसिव सेगमेंट है इनका, दीपक के केस में टैन, Q4 इज सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट्स, यानी ये तिमाही और अगली तिमाही रियलाइजेशंस के हिसाब से, वॉल्यूम्स के हिसाब से, बिकॉज ऑफ माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज जो अच्छी खासी कंपाउंड होती है, ये तो क्वार्टर्स में अच्छी खासी ग्रोथ आनी चाहिए। और इसके वजह से मुझे लगता है थिंक जो बैलेंस शीट कॉन्स्ट्रक्ट है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स, टॉप लाइन ग्रोथ, बहुत ज्यादा डेट बुक्स पे है नहीं, रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं, रेटिंग रैंकिंग्स, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग जो हम कैंसलिंग में देखते हैं, ये सारे पहलू मैच हो रहे हैं। तो मुझे लगता है सोलर इंडस्ट्रीज एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ओके, सोलार इंडस्ट्रीज आपका ट्रेड है। यहाँ पे हमने 4 ट्रेड स्कीम पे रखे हैं। सोनी पटनायक जी ने से शुरुआत की थी हमने टोरेंट की पुट ऑप्शन के साथ। टोरेंट की 1380 की पुट, टोरेंट पावर की लगभग 3080 पे ट्रेड कर रही है। 4052 का लक्ष्य, 18 का स्टॉप लॉस है। रचना जी ने LNT फ्यूचर्स को शॉर्ट किया, जहाँ पे काफ़ी गंभीर शॉर्टिंग हुई भी है। 3550 का लक्ष्य है और करीब 3585 का स्टॉप लॉस। मानस जी ने 4 का चमत्कार पे किया, अगेन शॉर्ट ट्रेड। वोल्टास फ्यूचर्स 1205 पे करीब लक्ष्य रखा है इन्होंने। और सोलार इंडस्ट्रीज मयूरेश जी का ट्रेड, निफ्टी इज एट डे लो 24691। 10 डेमा की जोन को हम ब्रीच करते हुए बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पे आएगा 874 पे। और कहाँ पर गंभीर ब्रेकडाउन है, हीरो मोटर कॉर्प का जिक्र हुआ, कोलगेट का जिक्र हुआ, और मैक्स हेल्थ केयर प्रायर टू नंबर्स सिंक होता हुआ, और एटर्नल आपकी स्क्रीन पे आएगा, एटर्नल 229 पे डेलो पर आके ट्रेड करता हुआ। और एक बार लेके आइएगा आप बजाज ऑटो को, बजाज ऑटो जिसने कल बहुत ही एक अच्छी पारी खेली थी, 200 डेमा के ऊपर अपनी जर्नी तय की थी। अमित जी, आप बजाज ऑटो को कैसे अप्रोच करेंगे? अब वो मोमेंटम तो कोलैप्स पूरे बाजार में भी हो रहा है, और यहाँ पे मोमेंटम आ रहा था शॉर्ट कवरिंग के सहारे। शॉर्ट होल्डर्स थोड़ा सा ग्रिप करने की कोशिश करेंगे स्टॉक को एक बार फिर से। आपका ठीक बजाज ऑटो पे क्या है? जी वीरेंद्र जी, 5-7 दिनों की रैली थी, काफी एक्सटेंडेड हो चुका था, तो थोड़ा बाजार के सेंटिमेंट के साथ यहाँ पे हम एक पुलबैक देख रहे हैं। अगर किसी की पोजीशन है तो डेफिनेटली उसे निकल जाना चाहिए। स्टॉक 3% डाउन है, बट जिस हिसाब से इसने स्विंग टेकआउट किया था लगभग 8350 के आसपास, अगर हमें 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 8350 8400 के आसपास आता है, तो वहां पे एक फिर लॉन्ग पोजीशन बनाने का वापस सलाह रहेगी, क्योंकि स्टॉक एक बेस बना के बाहर आ रहा है। एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो एक बार मुनाफा मानिए। ओके, बजाज ऑटो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं, अभी डेलो पे कर रहा है कारोबार 8563 के लेवल पर। अब शो में आगे बढ़ते हैं और देखिए उतार चढ़ाव वाले बाजार में डिविडेंड यील्ड निवेशकों के लिए सहारा बनता दिखा है। डिविडेंड के मोर्चे पर इस समय कौन से शेयर सबसे अट्रैक्टिव आकर्षक हैं, ये बताने के लिए मिताली जुड़ी हुई है मेरे साथ। बताइए मिताली। जी, वॉलेटाइल मार्केट में जो इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को स्टेबलाइज कर सकते हैं वो है हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स। ऐसे ही कुछ स्टॉक्स का जिक्र एक्सिस सिक्योरिटीज़ की एक रिपोर्ट में किया था, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि अगर मार्केट गिर रहा हो चाहे बढ़ रहा हो, ऐसे स्टॉक्स कुछ अपने इन्वेस्टर्स को पोर्टफोलियो में रखने ही चाहिए। हाई यील्ड का मतलब है कि रेगुलर इनकम उनके पोर्टफोलियो में उनके आती रहेगी, स्पेशली जब मार्केट में अनसर्टिनिटी और जब प्राइस गिरता है तो ये यील्ड हाई रहती है और इसमें लोगों को बाइंग का चांस अच्छा मिल सकता है। अगर मॉडरेट करेक्शन के बाद स्टॉक प्राइस थोड़ा सा करेक्ट हुआ है और डिविडेंड यील्ड हाई है तो ये एक स्टेबिलिटी का सिग्नल हो सकता है। लेकिन अगर स्टॉक डीप करेक्टेड है और डिविडेंड यील्ड बहुत ही हाई है तो यहाँ पे हिडन रिस्क भी रह सकते हैं इन्वेस्टर्स के लिए, जैसे कि या तो फ्यूचर अर्निंग्स का प्रेशर या फिर कोई सेक्टर स्पेसिफिक इशू चल रहा हो तो वो ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं वो स्टॉक्स जो काफ़ी हाई डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स हैं। लार्ज कैप में बात करूँ तो वेदांता, कोल इंडिया लिमिटेड, BPCL, ONGC, RECL लिमिटेड यहाँ शामिल है और डिविडेंड यील्ड इनकी 10%, 7% है और 52 वीक हाई से भी ये काफ़ी करेक्टेड नजर आएंगे। जैसे कि वेदांता अपने 52 वीक हाई से 58% तक करेक्टेड है, BPCL भी 46%, 41%, RECL करेक्टेड है। इसके अलावा मिड कैप में हम बात करें तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, नाल्को, NMDC, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, पेट्रोनेट LNG जैसे स्टॉक्स भी शामिल है। यहाँ से 3 से 5% की डिविडेंड यील्ड आपको देखने को मिल सकती है और ये स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई से 20 से 30% अभी करेक्टेड नजर आ रहे हैं। स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पे चेन्नई पेट्रोलियम,
पेट्रोलियम, डीबी कॉर्प, एमएसटीसी, पीटीसी इंडस्ट्री, पीटीसी इंडिया, कैस्ट्रोल इंडिया, ये भी 7 से 8% की डिविडेंड यील्ड अपने इन्वेस्टर्स को देते हुए नजर आते हैं। और पीएसयू स्टॉक्स हालांकि मेजरली हमने बात कर ली, लेकिन फिर भी बात करें तो आईओसीएल, पीएफसी, राइट्स, एसबीआई, पावर ग्रिड, यहाँ पे भी 4 से 5% का डिविडेंड यील्ड और ये अपने 52 वीक हाई से 20 से 25% तक करेक्ट नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, काफ़ी स्टॉक्स है जहाँ पर बहुत शानदार डिविडेंड डील है। देखिए बीच बीच में ये सब रिसर्च भी ज़रूरी होती है, काफ़ी शानदार रिसर्च रही और इनमें ज़रूर आपका थोड़ा सा पोर्टफोलियो होना चाहिए जो आपको अच्छी डिविडेंड यील्ड दे सकें। शुक्रिया मिताली। आगे बढ़ते हैं अब इन्फोसिस पर आज एक काफ़ी पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट आई नमूरा की। श्रेया से जानते हैं कि क्यों नमूरा पॉजिटिव है इन्फोसिस को लेकर। श्रेया बताइए। बिल्कुल, देखिए नोमुरा पॉजिटिव है, सीएफओ मीट थी, उसके कुछ टेक अवेज बताए। और इन्फोसिस देखिएगा आप शानदार तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा था आज 1.5% की तेज़ी के साथ, लेकिन जिस तरीके से बाजार में बिकवाली हावी हुई तो थोड़ा ये हाई साइड से फिसला, लेकिन अभी भी इन ग्रीन ट्रेड करने में कामयाब है। नोमुरा ने रिपोर्ट निकाली और कहा है कि आप इस स्टॉक को खरीद सकते हैं, इन्फोसिस को खरीदने की सलाह दी है। टारगेट प्राइस भी अच्छा बढ़ा दिया है, 1720 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, 13% का अपसाइड पोटेंशियल नोमुरा को नजर आ रहा है। टॉप पिक्स में शामिल है नोमुरा के इन्फोसिस। सीएफओ मीट हुई, उसके कुछ टेक अवेज अंडरलाइन किए हैं नोमुरा ने। एक तो उन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में की जो रेवेन्यू गाइडेंस है उसमें अलग अलग मैक्रो इकोनॉमिक आउटकम्स को रखकर, ध्यान में रखकर ये बनाया गया है। प्रोजेक्ट मैक्सिमस से कंपनी के जो मार्जिन है उसमें सुधार देखने को मिला है और उसमें सुधार आता ही रहेगा। जनरेटिव एआई से जुड़े प्रोजेक्ट पर कंपनी अग्रसर होकर काम कर रही है और इससे रेवेन्यू पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा, कोई नेगेटिव चीज़ नहीं होगी, जो कंपनी के लिए पॉजिटिव है। इसके अलावा आप कैश फ्लो के मोर्चे पर बात करें तो वहाँ पर भी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आई कंपनी, उस पर भी फोकस जारी रहेगा। मर्जर, अधिग्रहण, एक्विजिशंस करने से पहले कंपनी बहुत सोचेगी समझेगी, एनालिसिस करेगी, वो सोच समझ कर कदम उठाया जाएगा। और नोमुरा ने कहा है कि जिस वैल्यू पे अभी ट्रेड कर रहे हैं इन्फोसिस, ये अट्रैक्टिव बना हुआ है, निवेशकों को बाय करना चाहिए। ओके, चलिए। और आज स्टॉक ने आउट परफॉर्म भी किया है, हालांकि अब गेंस गिव अप किए, लेकिन फिर भी एटलीस्ट ग्रीन में है, पूरे दिन ग्रीन में रहा है इन्फोसिस का शेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ अब बिग मार्केट वॉइसेस में कोटक महिंद्रा एएमसी के सीईओ इक्विटी हर्षा उपाध्याय जुड़े हैं। उनसे समझते हैं कि मार्केट में अब क्या व्यू अपना है। हर्षा जी, गुड आफ्टरनून। आज की गिरावट को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि मार्केट में एक अच्छा ट्रेंड बैठ गया था पिछले कुछ दिनों से, ये जो आज सॉर्ट ऑफ ब्रेकडाउन आया, इसे आप कैसे देख रहे हैं और अब आपका व्यू क्या है मार्केट में? गुड आफ्टरनून। क्लियरली अगर आप पिछले 5 से 6 हफ्तों का मार्केट का ट्रेंड देखते हैं तो वो काफ़ी स्ट्रांग था। तो एक तरफ से आई थिंक थोड़ा ज़्यादा मोमेंटम पकड़ लिया था, फॉरेनर्स का इन्वेस्टमेंट्स आने लगे थे, जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज बीच में आए थे वो भी रिजॉल्व हो गया था और अर्निंग सीजन भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक ही बोल सकते हैं वैसे चल रहा था। लेकिन बहुत ही शॉर्ट टर्म में एक तरफ से शायद वो ओवरशूट हुआ ऑन द अपसाइड बोल सकते हैं और हमें लगता है कि अगले कुछ महीनों तक थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में ही हम रहेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अर्निंग्स बहुत ज़्यादा रिबाउंड हो चुके हैं और बहुत स्ट्रेंथ है वहाँ पे, और वैल्यूएशन भी इतने नीचे नहीं है। करीब करीब 15% तो पिछले 1 महीने या 5 या 6 हफ्तों में मार्केट्स मूव कर चुके हैं। तो उस हिसाब से वैल्यूएशन में भी ऐसा कुछ खास कंफर्ट नहीं आ रहा। तो ओवरऑल लगता है कि एक कंसोलिडेशन फेज रहेगा। ओके, कंसोलिडेशन फेज रहे मार्केट में। ये मार्केट में हर्षा जी, एक जो चीज़ लोगों के समझ से थोड़ा सा इस समय परे है, वो ये कि एकदम से इतने शानदार आउट परफॉर्मेंस के बाद वापस लार्ज प्राइवेट बैंक्स को क्या हुआ है? मार्केट की रैली को अगर पंक्चर कर रहे हैं वापस एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। नहीं, हमें नहीं लगता है कि वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव्स हैं। आई थिंक जितने भी डेवलपमेंट्स हुए हैं पिछले कुछ महीनों में वो सभी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स ही हैं। एक तरफ से रेगुलेशन की ओर अगर आप देखते हैं या जैसे नतीजे आए काफ़ी सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के, सबको देखते हुए लगता नहीं है कि वहाँ पे कुछ फंडामेंटली कोई कुछ खराब है। ज़रूर ये है कि एक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है पिछले कुछ हफ्तों से, तो उस हिसाब से जब भी मार्केट में एक तरफ से डायरेक्शन चेंज होता है या थोड़ा बहुत नर्वसनेस आता है तो नेचुरल है कि वहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक हो, वही शायद देखने को मिल रहा है। तो हमें नहीं लगता है कि यहाँ पे यहाँ से
लंबे अवधि के लिए अंडर परफॉर्मेंस रहेगा या बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस रहेगा बैंकिंग सेक्टर से? लंबे समय तक ये अंडर परफॉर्मेंस नहीं रहेगी, हर्षा जी का मानना है। अच्छा हर्षा जी, आज डीएलएफ के नंबर्स भी आए, हम उस पर कुछ देर पहले बातचीत कर रहे थे आपके इस मंच को ज्वाइन करने से पहले। और इवन अगर आप देखें बाकी रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी एक स्ट्रॉन्ग मूव था। वो जब रेट कट साइकिल शुरू होती है, फिर ट्रांसलेट होना शुरू होती है, उससे पहले ही बाइंग इमर्ज होने लगती है रियल एस्टेट में। आपको नंबर्स कैसे लगे इन कंपनियों के, और रियल एस्टेट पे इस वक्त क्या व्यू बनाया आप लोगों ने? देखिए, रियल एस्टेट में ऑलरेडी इस साइकिल 4 से 5 साल का एक अवधि कंप्लीट कर चुका है, तो उस हिसाब से शायद हम मिड साइकिल में आ चुके हैं। लेकिन ज़रूर अभी भी कुछ पॉजिटिव्स प्ले आउट होना बाकी है, जैसे आपने भी जिक्र किया। इंटरेस्ट रेट्स 2 बार ऑलरेडी कट हो चुके हैं, और आगे जाके भी कुछ और इंटरेस्ट रेट्स कट्स देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अभी भी ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव है, लेकिन शायद जो एक बड़ा आउट परफॉर्मेंस था इस सेक्टर का, वो शायद हमारे पीछे रह गया है, और आगे इतना बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जरूर डिसेंट परफॉर्मेंस यहाँ से भी हम उम्मीद कर सकते हैं। ओके, रियल्टी सेक्टर में डिसेंट परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा सकती है। अर्षद जी, वेरी गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। सर, डिफेंस स्टॉक्स पर हम लगातार कुछ दिनों से चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा में रहना भी चाहिए। फरवरी 2025 में बॉटम बना, उसके बाद से आप देखें तो 50% रिटर्न दिया है, इसने जनरेट किया है। हालांकि आजकल में थोड़ा मुनाफा वसूली देखने को मिला, लेकिन कुछ और स्टॉक्स आप देखें जैसे BEL अभी भी इसमें तेज़ी इंटैक्ट है। डिफेंस एज ए स्पेस आप कैसे देख रहे हैं? क्या यहाँ पे वैल्यूएशन अभी भी रिच लग रहा है, और जो गिरावट अब आई है जिनके पास नहीं है, क्या वो ऐड कर सकते हैं? आपकी राय? देखिए, अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक देखते हैं या बिजनेस ग्रोथ देखते हैं इस सेक्टर में, ज़रूर काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। और ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके वजह से मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ग्लोबली भी अगर आप देखेंगे तो डिफेंस इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रहे हैं। जैसे कि जर्मनी का जो बजट था उसमें भी उनका डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा है, और काफ़ी सारे ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है, या नहीं तो ऑन डिफेंसिव बेसिस पीपल आर स्पेंडिंग मोर। तो ओवरऑल डिफेंस का जो स्पेंड है कोई भी गवर्नमेंट का कम होते हुए नजर नहीं आ रहा है। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो आउटलुक है वो जरूर काफी ब्राइट है। लेकिन जैसे आपने भी जिक्र किया पहले कि पिछले 4 या 5 हफ्तों में काफी अपसाइड देखने को मिल चुका है, तो उस हिसाब से हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो जाए या कंसोलिडेशन हो जाए। लेकिन अगर आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म एक थीम प्ले करना है, देयर विल बी वोलेटिलिटी इन बिटवीन, लेकिन एक अच्छा थीम है वो डिफेंस थीम, तो पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ वेटेज होना चाहिए। ओके, हर्षद जी, एक और सवाल। देखिए, सरकार जिस तरीके से सस्टेनेबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर अग्रसर है और उस और काम चल भी रहा है, एनर्जी स्पेस को कैसे देख रहे हैं आप? इसमें कोई आपकी ऑर्डर पिकिंग हो, PSU स्टॉक्स मेनली? देखिए, एनर्जी में हमारा पॉजिटिव आउटलुक है, और काफ़ी सारे पोर्टफोलियोज में हमारा ऑयल एंड गैस देख लीजिए या पावर सेक्टर देख लीजिए, मतलब एनर्जी के जितने भी सब सेक्टर सेगमेंट्स हैं सभी में कुछ ना कुछ निवेश किया हुआ है। और हमें लगता है कि यहाँ पे एक तरफ से लॉन्ग टर्म ग्रोथ तो इंटैक्ट है, और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो भी फेवरेबल है। जैसे कि आप ऑयल एंड गैस सेक्टर को देखेंगे, स्पेशली डाउनस्ट्रीम सेक्टर को, वहाँ पे मार्जिन्स पे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा जब क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे रहेंगे। अगर आप पावर सेक्टर को देखेंगे तो डिमांड तो बहुत ही स्ट्रांग है, और यूजुअली समर सीजन में वो पीक डेफिसिट एक तरफ से आपको दिखाई देता है, तो वहाँ पे भी एक स्ट्रेंथ होना चाहिए। तो ओवरऑल आई थिंक एंटायर एनर्जी बास्केट ठीक ठाक वैल्यूएशंस पे भी है और ठीक ठाक टेलविंड भी है, तो हमें लगता है कि यहाँ पे ओवरवेट रहना बेहतर है। ओके, चलिए, ये इस समय कुछ सेक्टोरल व्यूज़। हर्षा जी, ऑटोज़ में अच्छे मोमेंटम रहे हैं, खासतौर से टू व्हीलर्स में बहुत ही शानदार बाइंग रही है पिछले कुछ हफ्तों में। यहाँ पर क्या चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, सबके सब ऑटो स्टॉक्स अच्छा खासा परफॉर्मेंस पिछले कुछ हफ्तों में दिए हुए हैं, लेकिन
अगर आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म आउटलुक देखना है तो शायद टू व्हीलर्स में ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड अभी भी रीजनेबल है और स्ट्रेंथ कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन फोर व्हीलर्स में थोड़ा पैची डिमांड इंडिकेटर्स दिखाई दे रहे हैं और थोड़ा इन्वेंट्री भी है सिस्टम में। तो बिटवीन टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स में हमारे हिसाब से टू व्हीलर्स पे ओवरवेट रहना बेहतर रहेगा, और वैल्यूएशंस भी इतने महंगे नहीं है इस पॉकेट में। तो मेरे हिसाब से टू व्हीलर्स एक बेहतर रहेगा पोजीशनिंग के हिसाब से। ओके, टू व्हीलर बेहतर रहेगा पोजीशनिंग के हिसाब से। आईटी पर क्या व्यू रहेगा अब आपका, खासतौर से जो एआई या फिर ऑटोमेशन रोबोटिक्स से जुड़ी हुई आईटी कंपनियां हैं जहां थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस रही है, वहां पर क्या व्यू होगा? ब्रॉडली आईटी सेक्टर पे हमारा नेगेटिव टू न्यूट्रल व्यू बोल सकते हैं। बहुत सारे पोर्टफोलियोज जो हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत अंडरवेट पोजीशनिंग है, और एक दो पोर्टफोलियो में शायद न्यूट्रल टू स्लाइट ओवरवेट पोजीशनिंग रहेगा। तो यूएस का ग्रोथ रेट के ऊपर अभी भी एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, तो वहाँ पे थोड़ा वॉच करना पड़ेगा कि जो टैरिफ के चलते हुए ग्रोथ रेट पे क्या असर पड़ेगा, और उस हिसाब से आईटी इंडस्ट्री पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ग्रोथ पे थोड़ा बहुत अभी भी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में जो करेक्शन हुआ है उसके बाद वैल्यूएशन में जो एक तरफ से थोड़ा महंगा वैल्यूएशंस हो चुके थे एटलीस्ट कुछ आईटी स्टॉक्स में, वो अभी भी अभी नहीं है। तो उस हिसाब से वैल्यूएशन में ज़्यादा कंफर्ट है वहाँ पे, लेकिन जो मैक्रो एनवायरनमेंट है वो अभी भी वोलेटाइल है। तो शायद अगले एक दो महीने में थोड़ा बहुत क्लैरिटी वहाँ पे मिलेगा, और उसके बाद आप पोजीशनिंग रिव्यू कर सकते हैं। वॉच की सलाह फिलहाल, थोड़ी और क्लैरिटी मिलने पर ही आप इस पर रिव्यू कर सकते हैं, फिर अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। हमने बहुत सारे सेक्टर्स स्पेसिफिक आपसे राय ली हर्षा जी, लेकिन अगर अर्निंग विजिबिलिटी के मोर्चों पर मैं आपसे पूछूं, आपने अर्निंग्स देखी, कहाँ आपको बेहतर स्थिति लगी, कौन से सेक्टर अभी आपको पसंद आ रहे हैं जहाँ पर बेट लग सकती है? देखिए, अर्निंग्स में तो ऐसे सेक्टोरल ट्रेंड्स जो बहुत ही स्ट्रांग है वो तो दिखाई नहीं दे रहा है, जो अर्निंग सीजन में भी दिखाई दे रहा है। ओवरऑल अगर आप हेडलाइन नंबर्स देखेंगे तो कुछ खास नहीं है। हम इस फाइनेंशियल ईयर 25 को 15 या 16% का मिनिमम ग्रोथ रेट समझ के एक्सपेक्टेशन स्टार्ट किए थे, और आज के दिन में वो उसके बहुत नीचे हैं अगर आप डिलीवरी देखते हैं पूरे साल का। तो ऐसा कुछ खास अर्निंग्स में चेंजेस अभी तो नजर नहीं आ रहा है। ओवरऑल एक तरफ से एक कंसोलिडेशन फेज है, हमें लगता है कि वो धीरे धीरे ही यहाँ से इम्प्रूवमेंट दिखेगा, और जो आउट परफॉर्मेंस था मिड एंड स्मॉल कैप का अर्निंग्स के हिसाब से वो भी पिछले साल देखने को नहीं मिला है, और इस क्वार्टर में भी ऐसा कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है। तो ओवरऑल लगता है कि अगले कुछ क्वार्टर्स में एक तरफ से कंसोलिडेशन फेज रहेगा, और शायद बैक एंडेड रिकवरी रहेगा फाइनेंशियल ईयर 26 में। ओके, फाइनेंशियल 26 में रिकवरी की उम्मीद है। बहुत शुक्रिया हर्षा जी, आज हमारे साथ आप जुड़े और तमाम सवालों के जवाब आपने दिए। बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए और सीएनबीसी आवाज़ पर अपना समय देने के लिए। आप क्लोजिंग की ओर बढ़ें और मार्केट्स की बात करें तो मार्केट्स एट डे लो 24,692 पे निफ्टी कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। 700 का स्तर भी तोड़ा इसने, और आप देखिए बैंक निफ्टी भी डे लो के आसपास ही आपको दिखेगा। तो दिक्कत परसिस्ट करते हुए जा रही है, लेकिन सवाल यहाँ से ये, अब क्या कैरी करें, यहाँ से क्या रास्ता अपनाएं निवेशक और इन्वेस्टर्स? देखिए, सच बताऊँ ना श्रेया, बहुत कंफ्यूजिंग है ये। दिमाग कहता है कि ये कुछ मत करिए, दिल कहता है कि एक थोड़ा सा कैरी करके देखिए एक बार के लिए, और एक दिन और दीजिए इसको पोजीशन को। लेकिन क्लोज़ ख़राब है मार्केट की, मैं कहूँगा क्लोज़ ख़राब है। लेकिन क्योंकि बड़ा ट्रेंड पॉजिटिव है, अभी शॉर्ट नहीं करना है मार्केट में। एक होता है कि आप अपनी प्रॉफिट बुक कर लें अपने हेजेस के थ्रू, अगर आपने उसको प्रोटेक्ट किया है तो उन सारी पोजीशंस को अनवाइंड कर लें, ये अगर आप चाहें तो वो कर सकते हैं। लेकिन कल देखते हैं, अगर कल भी मार्केट स्लिप होना शुरू हुआ तो शायद शॉर्ट ओपन होगा बाज़ार में। अब मेरा व्यू रहेगा कि आप थोड़ा सा न्यूट्रल पोजीशन के साथ जाएं, और एक फ्रेश व्यू जो है वो हम मार्केट में अब कल लेंगे। लेकिन आज की जो क्लोजिंग है खासतौर से बैंक निफ्टी की, वो काफ़ी ख़राब रही है। चलिए कल की ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं BTSC ट्रेड्स के साथ। गाबा सर, क्या कैरी करें कल के लिए? आई थिंक शॉर्ट होना चाहिए, और स्टॉक का नाम है गोदरेज कंज्यूमर। ट्रेड करें 1261, मेरे ख्याल से स्टॉप लगा दे 1270 का, 9 रुपए के करीब।
पॉसिबल है कि लोअर लेवल करीब 1240 के देखने को मिल सकते हैं। गोदरेज शिपिंग डाउन। ओके, गोदरेज कंज्यूमर ये आती हुई बिकवाली की राय गाबा से की तरफ से। अमित जी आप बताइए, आप क्या कर रहे हैं BTST STBT? जी मैं लॉन्ग करूंगा सीएससी को। लगभग 174 का प्राइस है। स्लोली एंड स्टेडीली काउंटर ऊपर जा रहा है। 170 का एक रेजिस्टेंस टेकआउट किया था, ज्यादा बड़ा नहीं, ₹2 का खाली स्टॉप लॉस रखेंगे 172 का, और हमारे टारगेट्स रहेंगे 180 के। ओके, रचना जी आप क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए? जी मैं यूनिलीवर को कैरी करूंगी शॉर्ट साइड पे। यूनिलीवर में हम 2350 के करीब है फ्यूचर्स पे। 2358 का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं एंड डाउन साइड पे हमारा टारगेट हो सकता है 2330 एंड 2320। ओके, हिंदुस्तान यूनिलीवर में बिकवाली की राय रचना जी की तरफ से आती हुई। मानस जी आप बताइए, आप क्या कैरी करेंगे वेंसडे के लिए? देखिए हेवल्स के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे क्योंकि स्टॉक ने इंटरडे चार्ट पे लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया है, कुछ इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो हेवल्स के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 1571 का स्टॉप लॉस लगा के बिकवाली करने का ट्रेड लेना है और 1525 के टारगेट सेट करना है। ओके, सोनी जी आपका ट्रेड कल के लिए? अनुज जी यहाँ पे STBT रहेगा, सेल करेंगे मैरिको फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 713, स्टॉप लॉस के साथ फ्यूचर्स पे सेल कर सकते हैं 695 टारगेट के लिए। ओके, चलिए ये कल की ट्रेड पूरी हुई। अब यतिन के पास चलते हैं और आज डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिला, वो कौन से दो स्टॉक फोकस में रहेंगे उसकी बात करते हैं। यतिन गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। थोड़ा मिक्स सेंटीमेंट है आज डीलिंग रूम से में, उसके बीच में दो स्टॉक्स जो डीलर्स को ट्रेड के लिए पसंद आ रहे हैं। सबसे पहले गेल, जहां डीलर्स BTST की स्ट्रैटेजी रेकमेंड कर रहे हैं। घरेलू म्यूचुअल फंड्स गैस स्टॉक्स में बायर हैं, खास करके गेल में, ऐसा उनका मानना है, और यहाँ से 195-196 के टारगेट्स के लिए वो BTST की सलाह दे रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट वाइज भी ओपन इंटरेस्ट 4% ऊपर है और यहाँ तेजी के सौदे देखने को मिल रहे हैं। हालांकि RBL बैंक में थोड़े डोमेस्टिक फंड फ्लोज वीक हैं, काफ़ी सारे HNIs यहाँ STBT की रणनीति कर रहे हैं, और अगर आप ओपन इंटरेस्ट आज का देखें तो 7% बढ़ा है और यहाँ फ्रेश शॉर्ट पोजीशन देखने को मिल रही है। डीलर्स के हिसाब से यहाँ 204-203 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए तो ये इस समय पास डीलिंग रूम की तरफ से कुछ फीडबैक। चलिए आपको बैन की सिचुएशन बताते हैं, उसके बाद वीरू के पास चलेंगे मार्केट ब्रेथ के लिए। बैन में दो स्टॉक्स जो एंटर कर सकते हैं वो हैं RBL बैंक और CDSL। ये 114% RBL बैंक में और 92% पोजीशनिंग CDSL में हुई है। ये दो स्टॉक्स बैन में जाने की तैयारी कर रहे हैं, और बैन से बाहर जो स्टॉक्स आ सकते हैं, ग्राफिक्स नहीं बने तो कोई नहीं, हेडर चला दीजिए प्लीज़। उसमें आप मानिए हिंदुस्तान कॉपर और तीतागढ़ वैगन्स, ये तीतागढ़ रेल जो है ये बैन से बाहर आने की तैयारी कर रहे हैं। दोनों में पोजीशनिंग अब थोड़ी सी कम होती हुई आपको दिखाई देगी। चलिए अब वीरू के पास चलते हैं आज की मार्केट ब्रेथ के लिए। वीरू बताइए कैसे रही आज की मार्केट ब्रेथ? मार्केट ब्रेथ आपके स्क्रीन पे लेके आता हूँ। यहाँ पे मार्केट ब्रेथ टुवर्ड्स आई थिंक क्लोज काफ़ी ख़राब रही, और शॉर्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग के डिजिट्स जो थी वो थोड़ी सी एक्सपेंड हुई टुवर्ड्स क्लोज। यस, 118 लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट 80 में, 12 में शॉर्ट कवरिंग, 10 में लॉन्ग। तो ये डिजिट्स आज आखिरी तक आते आते काफ़ी स्क्यूज हो गई, काफ़ी छोटी हो गई। स्लाइड्स देखते हैं। DLF पोस्ट अर्निंग्स, यूनियन बैंक स्ट्रॉन्ग मूव था। ये वैसे भी CY24 के जुलाई से लेकर अब तक के सबसे हाईएस्ट हिस्ट्री में क्लोज हुआ। टाटा स्टील, अशोक लेन हिंडाल को यहाँ पे आज स्ट्रेंथ थी, लॉन्ग बिल्डअप हुआ, और शॉर्ट ये लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट कवरिंग थी, माफ़ कीजिएगा, नायका में, कोल इंडिया और ONGC, गेल, CSC यहाँ पे आज स्ट्रॉन्ग मूव था। उसके बाद जो शॉर्ट बिल्डअप था ज़ायरस लाइफ में, एवेन्यू सुपरमार्ट, ल्यूपिन, HL, हीरो मोटोकॉर्प, और लॉन्ग अनवाइंडिंग आज जिन जिन स्टॉक्स में आपके स्क्रीन पे वो इस वक्त आएंगे। HFCL, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, एस्ट्रल, और एस्ट्रल में तो गजबी कोलैप्स था आज। आई मीन 1440 का इसने शायद हाई लगाया था ओपनिंग पे वक्त, कोलैप्स हुआ उसके बाद इटरनल और हुड को, और कुछ काउंटर्स जो कि टुवर्ड्स क्लोज बहुत ज़्यादा कोलैप्स नज़र आ रहे हैं। आई मीन जहाँ स्ट्रक्चर ब्रीच हुआ, एक बार जरा प्लीज़ टीटागढ़ को लेके आइएगा, ये कोलैप्स हुआ। वरुण बेवरेज का जिक्र मैं कर ही चुका था। ल्यूपिन में आज काफ़ी गंभीर डेंट पड़ा, और ल्यूपिन टुवर्ड्स क्लोज अगर आप देखें 21 अप्रैल के बाद अब तक के सबसे लोएस्ट ट्रैजेक्टरी में। मानस, ल्यूपिन पर आपका टेक क्या रहेगा? देखिए लुपिन का व्यू तो डेफिनेटली नेगेटिव हुआ है क्योंकि स्टॉक 2100 रुपए के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा था और आज अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है।
आई थिंक एक नेक्स्ट टारगेट 1880 रुपए का हो सकता है। कोई उछाल में तब बिकवाली करें, करंट लेवल्स पे नहीं, उछाल पे बिकवाली करें और 2011 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन केवल उछाल पे ही बिकवाली करने की राय रहेगी। चलिए, तो ये इस समय लुपिन, इस पर एक आपका व्यू रहेगा। लुपिन में क्लियरली वो जो रैली है अब वो काफ़ी हद तक मैच्योर हुई है। आप देखें अच्छे नंबर्स पर भी रिएक्ट नहीं किया, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और पिछले कुछ दिनों में क्लियरली आई थिंक 2500-2600 तक का हाई लगाया था लुपिन ने, वहाँ से अब करेक्ट होकर ये 1967 तक आ चुका है। कुछ थोड़ा सा लंबा चार्ट रखिए, हाँ 2500-2600 नहीं गया था, 2400 हो गया था, 2400 का हाई लगा के 1967 तक अब ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है। चलिए, अब एक बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव आपको सुनाते हैं। CCI अभी क्विक कॉमर्स कंपनियों की जांच कर रहा है। प्रेडिटरी प्राइसिंग को लेकर शिकायतें आई थी, जिसकी वजह से जांच चल रही है। ये कहना है CCI की चेयरपर्सन रवनीत कौर का। सुनिए ये एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन का एक छोटा सा अंश। मैम, क्विक कॉमर्स के बारे में अभी तक ऐसी बात चल रही थी, क्विक कॉमर्स पे भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। क्विक कॉमर्स को लेकर क्या CCI सोच रहा है, किस तरह से? क्विक कॉमर्स के केस में एक इन्फॉर्मेशन आई है कमीशन के पास और कमीशन उसको देख रही है। उसमें जिस इन्फॉर्मेंट की ओर से कमीशन आया है उनका इन्फॉर्मेशन, उसके ऊपर एविडेंस जो है उसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ मंगवाया गया है जी। और जेनसोल की बात करें तो जेनसोल में भी CCI की तरफ से जांच की जा रही थी। CCI की ओर से जेनसोल पे जांच नहीं हो रही है, ये नफरा की साइड पे है जी। तो नफरा की तरफ में सेबी ने हमें रेफरेंस भेजा है NFRA को, तो उस पे जो है आगे प्रिलिमिनरी उसका एग्जामिनेशन हो रहा है। चलिए, पूरी कॉन्वर्सेशन आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर सुन सकते हैं। अब एक काम करते हैं, आज का मार्केट का पंचनामा का टीजर क्लियर श्रेया के पास चलते हैं। श्रेया, बताइए क्या सवाल है? एक सवाल, काफ़ी सारा सवाल है, लेकिन डिविस लैब मैंने पिक किया है क्योंकि इसमें ब्रोकरेजेस भी काफ़ी बुलिश हैं, 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या लग रहा है जिनके पास डिविस लैब है? हालांकि आज 2% गिरकर कारोबार कर रहा है 6441 के रुपए पे। क्या करना चाहिए, इनको होल्ड की सलाह है? देखिए, डिविस पर मेरा व्यू कल भी यही था कि अब इस स्टॉक में थोड़ा प्रॉफिट बुक करिए कल के नंबर्स पर। हालांकि कल ये स्टॉक थोड़ा और ज़्यादा चल गया जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे, लेकिन अब आज देखिए वहीं पर मोरलेस वापस आ गया। काफ़ी चल चुका है श्रेया ये। मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर आपको किसी भी कारण से 5600-5700 का लेवल मिल जाए तो वो एक फ्रेश एंट्री के लिए अच्छा मौका होगा। ना मिले तो छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है मार्केट में। आपको जैसे मैं कहता हूँ, एक बस निकल जाए तो अगली आती है, उसके पीछे भागने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, दूसरा सवाल NHPC पे है। ये भी 2.5% टूट के आज क्लोज होने की तैयारी कर रहा है, 86 पे क्लोज हो रहा है, लेकिन कोर पोर्टफोलियो वाला स्टॉक लग रहा है क्या? सवाल ये पूछ रहे हैं। आई थिंक कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकता है क्योंकि PSU स्टॉक है, अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी वाली कंपनी है, वैल्यूएशन कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, डिविडेंड यील्ड ठीक ठाक है। मेरे ख्याल से बिल्कुल आप चाहें तो इसको कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा शेयर बना सकते हैं। चलिए, अब एक काम करते हैं, ज़रा मार्केट के आखिरी चरणों में चलते हैं। और वीरू, आज की क्लोज वैसे ख़राब है काफ़ी, और ये मेरे ख्याल से 2 अटेम्प्ट हमने डिफेंड किए थे 10 डेमा पर। आज फाइनली हम उसके नीचे बंद हो रहे हैं, तो थोड़ा सा टेक्निकली ख़राब क्लोज मिल रहा है निफ्टी के लिए। बिल्कुल अनुज, पता है जब मैं कल स्टेट्स दिख रहा था तो बड़ा शायद ये फियर को वो इंस्टीट्यूशंस ने सेंस कर लिया था क्या अनुज? एक बार मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, वो पुट राइटर्स थे ही नहीं। आई मीन 24,900 पे, 800 पे, 700 पे, तो लग रहा है कि वो फियर जिस पर बाजार ने रिएक्ट किया है माइट भी थोड़ा सा वो वेटेज रखता है अनुज, आप कह सकते हैं इसको? कह सकते हैं। देखिए, और आज कॉल राइटिंग क्या ज़बरदस्त हुई है। आज आप देखिए 24,800 की कॉल राइटिंग देखिए आप, 58 लाख शेयर ऐड हुए हैं यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट में, और करीब करीब पहले 18 लाख ही थे, आज 58 लाख ऐड हुए हैं यहाँ पर। और ये हम बात कर रहे हैं परसों की एक्सपायरी की, और कोई 24,800 टेक्निकली बहुत दूर नहीं है, लेकिन एक सेंस ये बन रही है कि 24,800 निकालने में मार्केट को इतना टाइम लगा, वो एक ही दिन का ब्रेकआउट होकर रह गया, तो वो बहुत बड़ा नेगेटिव होगा मार्केट के लिए। लेकिन जैसे पहले भी 1-2 बार ऐसा हुआ है, मार्केट ने 1-2 बार फेक ब्रेकडाउन दिखा के फिर मार्केट ऊपर आया है। वेट करते हैं, लेकिन हाँ, जो इंस्टीट्यूशनल डेटा है वो क्लियरली थोड़ा सा तो खराब रहा है पिछले 2-3 दिनों में। जी हाँ, और मैं कल देख रहा था परसों के स्टैट्स में FIs की एक भी पुट शॉट नहीं थी, नॉट अ सिंगल पुट शॉट, ओनली कॉल राइटिंग। हम डे लो पे क्लोज कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, वाकई दिखाई दे रहा है। हम टिक बाय टिक चार्ट में इस वक्त निफ्टी पर डे लो पर हैं, हम टिक बाय टिक चार्ट पे बैंक निफ्टी में डे लो के आसपास क्लोज हो रहे हैं। और जो वो मैंने बजाज और अच्छा याद रखिएगा, हमारा ड्यूरिंग द डे अप्रॉक्सीमेटली 11 PM के आसपास एक पुल बैक आया था, उस
पुल बैक को जो स्पॉन्सर किया था निफ्टी आईटी ने और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने किया था। एंड टुवर्ड्स क्लोज, देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ क्लोज नहीं हुआ, मतलब कोलैप्स नहीं हुआ, बट रिलायंस भी आज 10 डेमा को टेस्ट कर रहा है। और अच्छी बात थी पिछली बार इसके लिए कि 10 डेमा था 1400 के आसपास पिछली बार, वो पुट राइटर्स का जोन था, लेकिन इस बार वहाँ पे पुट राइटर्स नहीं है, तो शायद थोड़ा सा रिस्की रिलायंस ही बन रहा है। आप कैसे रीड करेंगे इस वक्त इसको मानस? रिलायंस का 1423 का क्लोज, अगर 1420 नीचे स्लिप हुआ तो क्या टेस्ट होने के चांसेस हैं 1410 1405? तो बिल्कुल देखिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप आरएसआई पे देखेंगे तो नेगेटिव डाइवर्जन बने हैं, तो बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि 10 डे मूविंग एवरेज ब्रेक होगा तो कम से कम 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 1390 के आसपास है, स्टॉक उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो आई थिंक अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो एक बहुत ही पास में स्टॉप लॉस लगा के रखिए 1414 का। अगर 1414 के नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए। 1440 के नीचे, 30 के नीचे लॉन्ग पोजीशंस के नीचे स्क्वायर ऑफ करना चाहिए। ये देखिए मैं इंडेक्स के लिहाज से बात कर रहा था, क्योंकि एक हैवी वेट है, ये जिस तरफ बैठेगा उस तरफ इंडेक्स के साथ इंडेक्स के साथ मतलब स्टॉक भी बैठता है, तो उस लिहाज से ये डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे देता हूँ कि इस चैनल का स्वामित्व अपने रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। बस ये एक इंडेक्स के पर्सपेक्टिव से मैंने लिया है एक व्यू। और वो जो कोलगेट प्री नंबर्स ये भी कोलैप्स हुआ। और एक वो बस लास्ट स्टॉक रख देता हूँ आपकी स्क्रीन पे, दैट्स बजाज ऑटो। और बजाज ऑटो टुवर्ड्स क्लोज करीब 8612 पे कंप्लीट रिवर्सल। टिक बाय टिक चार्ट रखिए जरा एक बार प्लीज़, मैंने लास्ट टाइम इसका चेक लिया था, ये देखिए टिक बाय टिक 8612, ये जो क्लोज है इसका एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज पे आ रहा है। तो ये रिलायंस, बजाज ऑटो, लुपिन का जिक्र मैं कर ही चुका हूँ, और एक HCL कंप्लीट सरेंडर आज 4867 पे। अनुज बिल्कुल, चलिए तो ये कंप्लीट सरेंडर आज स्टॉक का ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को ऐड करना जरूरी है। अच्छा, एक और स्टॉक है जहाँ पर आज बड़ी वाली प्रॉफिट बुकिंग आई, एस्ट्रल लेकर आई है आप एक बार जरा। एस्ट्रल अब करीब 4% नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। मानस, एस्ट्रल पे क्या व्यू रहेगा? कल तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग था काउंटर। तो बिल्कुल देखिए, कल तो हमने एक्चुअली एक फ्रेश ब्रेकआउट, प्राइस ब्रेकआउट देखा था, लेकिन स्टॉक 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। और जो 1400 का इंटरडे चार्ट पे एक सपोर्ट था उसको ब्रीच किया है। मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन अभी और देखने को मिल सकता है। 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 1335 के आसपास है, स्टॉक उसको टेस्ट कर सकता है। तो फिलहाल के लिए इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ओके, इस गिरावट में खरीदारी नहीं करने की सलाह है। एस्ट्रल पे ध्यान रखिएगा। क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कई सारे स्टॉक्स जो डे लो पर बंद होने को तैयार है। रिलायंस हमने डिस्कस किया, सिप्ला देखिए फार्मा सेक्टर का ये स्टॉक ये डे लो के आसपास, मारुति सुजुकी, एशियन पेंट्स और इटर्नल भी डे लो के आसपास क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। वायदा का टॉप लूजर इटर्नल आज करीब 3.25% का डेंट इस पे पड़ा। काफ़ी ज़्यादा लोगों के पोर्टफोलियो में शामिल इटर्नल। अमित जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, इटर्नल जिस तरीके से आज कोलैप्स हुआ, क्या लग रहा है चार्ट्स पे, क्या इंडिकेशन, कोई ट्रेड बन रहा है फिलहाल अभी, हालांकि क्लोज होने को तैयार हैं हम? जी, वीकनेस डेफिनेटली है। 200 डेमो का रेजिस्टेंस लिया और आज 50 डेमो भी ब्रेक हो रहा है, तो देयर इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी ये 219 तक टेस्ट कर सकता है। 220 219 किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो निकल जाना चाहिए। शॉर्टिंग अगर करना है तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 231 का रखें फॉर टारगेट्स ऑफ 219। ओके, तो फिलहाल ये रणनीति आप इटर्नल पे अपनाएं। डीमार्ट का एक बार चार्ट रखते हैं स्क्रीन पर आपके, एवेन्यू सुपरमार्ट कैसे ये परफॉर्म कर रहा है आज के सेशन में। ये भी देखिए लगभग 3.5% टूटकर 4068 के लेवल पर क्लोज होने के तैयार है। इस पे क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं रचना जी? डीमार्ट कैसा है स्टॉक? म्यूट पे हैं आप शायद रचना जी, सुन पा रही हैं आप मुझे? जी डीमार्ट में आज जो प्राइस एक्शन हुआ है वो काफी पिछले 2 दिन की राइज को से एक ही दिन में टेक डाउन कर लिया है, बट नेवरदलेस 4000 के करीब यहाँ पे एक सपोर्ट बनता है। और मेरे हिसाब से अगर 4000 होल्ड कर गया ये पुल बैक में, ये पुल बैक कल भी कंटिन्यू हो सकता है, बट उसमें अगर कहीं पे 4000 होल्ड कर गया तो देन देयर इज अगेन अ चांस कि दोबारा से ये स्टॉक जो है अपने डेली चार्ट पे 200 पीरियड की एवरेज को निकालने की एक अटेम्प्ट करेगा। इन एनी केस अगर 4000 टूटता हुआ दिखाई दे देन देयर इज अ ट्रबल, बिगर ट्रबल ऑन द डाउनसाइड। ओके, ये है एवेन्यू सुपरमार्ट। हम एग्जैक्टली 24707 पे निफ्टी का आज का डील हो रहा लगभग मतलब लोअर शेडो, यानी
जो थी इंट्राडे लो और क्लोज के बीच में आपका 10 डे में आता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ बार बार कि वो आप अगर 9 मई की सुबह को छोड़ दें तो अब तक निफ्टी ने क्लोजिंग बेसिस पे 11 अप्रैल से लेके अब तक 10 डे को डिफेंड किया है, आज भी किया है। बस वो 9 मई के दिन, वो 9 मई का दिन याद ही होगा आपको, उस दिन हम ओपन हुए, कोलैप्स हुए, 20 डे को हिट किया, अगले दिन फिर स्ट्रॉन्ग ओपन हुए। वो जो मंडे का दिन था 13 मई का, जब सीज फायर हो गया था, तो हम जाते जाते एक बार फिर से 10 डे को डिफेंड कर रहे हैं। अगर एक दिन वो साथ था जब ये हम इसके नीचे थे, वो था मात्र 9 मई का दिन। तो लेट्स सी अनुज क्या होता है, बट यस 10 डे को हमने होल्ड किया। अनुज, ओवर टू यू। बिल्कुल वीरू, और 10 डे को होल्ड किया। आप देखते हैं कल किस तरीके का मूड रहेगा मार्केट में। फ़िलहाल के लिए एक बार जरा आप स्क्रीन पर चला जाए और देखा जाए मार्केट की क्लोजिंग कैसी रही। निफ्टी काफ़ी ख़राब क्लोजिंग थी, 236 पॉइंट नीचे 24,708 पर बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स 1.5% नीचे था। आज फिर दिक्कत बना, निफ्टी बैंक 500 पॉइंट नीचे, फॉरगेट 55,500, 55,000 के भी नीचे बंद हुआ। निफ्टी आईटी रेजिलिएंट था, यहाँ पर फिर भी रिलेटिवली 0.3% ही नीचे था। आज मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी पिटाई हुई, खासतौर से मिड कैप में 1.5% मिड कैप नीचे था, स्मॉल कैप करीब 0.8% इस समय आपको नजर आया। और एडवांस डिक्लाइन देखिए, 752 बढ़ने वाले शेयर और 1891 गिरने वाले शेयर आपको दिखाई दिए। चलिए अब जरा सेक्टोरल हिट में आप देखते हैं आज कैसा रहा। इसमें देखिए आप सारे के सारे सेक्टर्स रेड में थे। सबसे ज़्यादा नीचे था डिफेंस। क्लियरली यहाँ एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग की शुरुआत हुई है, करीब 2.5% नीचे था। ऑटो इंडेक्स 2% नीचे था, कैपिटल गुड्स 1% नीचे, फाइनेंशियल्स 1% नीचे, एफएमसीजी 1% नीचे, फार्मा 1.25% नीचे, निफ्टी बैंक करीब 1% नीचे। कुछ हद तक मेटल्स और कुछ हद तक आईटी इन्होंने रिलेटिवली आउट परफॉर्म किया, मतलब कम गिरे, वरना सेक्टर सारे रेड में थे आज। निफ्टी का हीट मैप लेकर आते हैं अब जरा और देखते हैं यहाँ पर कहाँ सबसे ज़्यादा गिरावट हुई। इटर्नल आज निफ्टी का टॉप लूजर, 4% नीचे। हीरो मोटोकॉर्प इंडेक्स का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक आज सबसे ज़्यादा वीक स्टॉक्स में शामिल, 3% नीचे। बजाज ऑटो, मारुति, श्रीराम फाइनेंस, सिप्ला, आयशर मोटर्स, ट्रेंट, जियो फाइनेंस, नेस्ले, ये कुछ स्टॉक्स जहाँ वीकनेस थी। लेकिन मार्केट की आज सॉर्ट ऑफ कमर तोड़ी एचडीएफसी बैंक ने, रिलायंस ने और कुछ हद तक आईसीआईसीआई बैंक ने। ऊपर क्या था, कोल इंडिया, हिंडाल्को, तो कुछ हद तक मेटल्स में ठीक ठाक मोमेंटम था। हिंडाल्को के नंबर्स काफ़ी अच्छे थे, टुवर्ड्स द एंड अच्छी बाइंग हो रही है यहाँ पर। ओएनजीसी, टाटा स्टील, डॉक्टर रेड्डीज और बीईएल, ये गिनती के आज कुछ विनर्स थे। चलिए, तो एक ख़राब क्लोज और आई थिंक एक कोविड के नंबर जिस प्रकार से बड़े हैं, वो एक फियर डेफिनेटली इंडियन मार्केट्स पे विजिबल था, एशियन मार्केट्स पे विजिबल था। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर टुमारो। कल एक्सपायरी -1 डे होगा और अगर आपका कोई प्रश्न है आज के गिरावट में, कोई ट्रेड फंस गया है, कोई इन्वेस्टमेंट कॉल पे आपका व्यू चाहिए, तो आपको ज़रूर देखिए मार्केट का पंचनामा कुछ देर के बाद, एक छोटे से ब्रेक के बाद CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। आपसे मुलाकात होगी कल सुबह मॉर्निंग कॉल, उसके बाद मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।